दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत, सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 58। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। आर्या रो रही थी, जिसे देखकर आव्या अपने सिर पे मार लेती है। वो अब उसे भी देखकर कहती है, तुम तीनों का ही नाम बहुत अच्छा रखा है हम सब ने। अब आव्या की बात सुनकर आर्या चुप हो जाती है। तीनों बच्चे अब चुप हो चुके थे। आव्या गहरी सांस लेती है। पूरे दिन बच्चों के आने की खुशी में पार्टी की जाती है। दूसरे दिन होते ही सब चले जाते हैं। रुद्र का विला पूरा खाली हो जाता है। अब घर में जितने लोग थे उतने ही रह जाते हैं। सुबह करीब 3 बजे से रुद्र और आव्या के कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। 3 बजे से ही तीनों आव्या और रुद्र को परेशान करके रखे हुए थे। आव्या 2 को दूध पिला रही थी, वहीं रुद्र एक को इधर से उधर घुमाते हुए शांत कर रहा था। पर वो बिना कुछ पिए शांत तो होने वाला नहीं था। रुद्र और आव्या की आंखों को देखकर ही साफ पता चल रहा था कि दोनों को किस तरह से नींद आ रही थी। दोनों को ही बहुत तेज़ नींद आ रही थी। आव्या तो दूध पिलाते हुए ही झपकी ले रही थी। उसे सच में हद से ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि पार्टी करते हुए उसे आराम करने का वक्त ही नहीं मिला था। वहीं बच्चे तो 12 बजे सोए थे। वो भी बीच बीच में उठकर रो भी रहे थे। एक तरफ से बोला जाए तो रुद्र और आव्या दोनों सोए ही नहीं थे। आव्या अभी झपकी ले रही थी, तभी अचानक से ही वो उठ जाती है। वो देखती है कि उसके दोनों बच्ची सो चुकी थी। वही बैल्कनी से अब तक रुद्रव के रोने की आवाज़ आ रही थी। आव्या बहुत ही आराम से अपनी दोनों बेटियों को सुलाती है, फिर बैल्कनी की ओर चली जाती है। आव्या रुद्र से रुद्रव को मांगते हुए कहती है, दो। रुद्र आव्या को देता है। आव्या उसे जल्दी से दूध पिलाती है। अब जाकर वो शांत होता है। उसे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो रुद्र की गोद में भी चुप नहीं हो रहा था। आव्या उबासी लेते हुए कहती है, मैं इसे दूध पिलाते हुए ही सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है। आव्या बैल्कनी से रूम में जाकर बेड पर लेटती है, साथ ही रुद्रव को भी लिटाती है। आव्या उसे दूध पिलाते हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। पीछे रुद्र ही था। रुद्र आव्या के पीछे लेटकर उसके ऊपर पैर रखता है। रुद्र आव्या के कान में धीरे से कहता है, बेबी गर्ल, चलो ना रोमांस करते हैं। आव्या हैरानी से आंखें खोलती है। उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो चुकी थीं। आव्या उसकी तरफ सिर घुमाकर बुदबुदाते हुए कहती है, तुम्हारी रोमांस के चक्कर में मेरी रातों की नींद हराम हो रही है, और तुम। आव्या रुद्र को घूर रही थी। रुद्र आव्या के होठों पर किस करता है, फिर उसकी गर्दन पर किस करता है। आव्या उसे रोकते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती है, छोड़ो रुद्र। रुद्र आव्या की गर्दन पर अचानक ही बाइट करता है, जिससे आव्या के मुंह से आह निकल जाती है, पर वो तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। आव्या रुद्रव को देखती है, जो अब दूध पीना छोड़कर आव्या को देख रहा था। आव्या उसे मासूमियत से देखती है और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती है, मेरा प्यारा बच्चा, दूध पियो और सो जाओ। उसके ये बोलने पर भी रुद्र उसको टुकुर टुकुर देख रहा था। वहीं उधर रुद्र उसे परेशान कर रहा था। रुद्र बार बार आव्या की गर्दन पर बाइट कर रहा था। आव्या रोनी सी आवाज़ में कहती है, छोड़ो ना रुद्र, परेशान मत करो, बाकी दोनों भी उठ जाएंगे। पर रुद्र कहाँ सुन रहा था। वो तो बस आव्या को किस कर रहा था, कभी कभी बाइट भी कर रहा था। आव्या उसे इग्नोर करते हुए रुद्रव से कहती है, दूध पियो ना बेटा। आव्या बहुत लाचार सी होकर बोल रही थी, इसीलिए रुद्रव भी इसकी बात को मानते हुए दूध पीने लगता है। अब आव्या रुद्र के किस और बाइट पर भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि रुद्र बहुत धीरे धीरे बाइट कर रहा था, जो आव्या सह सकती थी। उसे अब नॉर्मल लग रहा था। रुद्र अब आव्या की ड्रेस की जिप को ओपन करता है। अब भी आव्या कुछ रिएक्ट नहीं करती। रुद्र आव्या की पूरी पीठ को किस कर रहा था। डिलीवरी होने तक रुद्र ने आव्या को कोई लव बाइट्स नहीं दिए थे, और ना ही उसे जी भरकर किस किया था। आज वो आउट ऑफ कंट्रोल सा हो गया था। उसका मन तो बहुत कुछ करने का हो रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। आव्या तो इसी चीज़ का इंतजार कर रही थी कि कब रुद्रव सोएगा और आव्या रुद्र को मारेगी। पर रुद्रव भी बड़ा ही जिद्दी सा था। वो सो ही नहीं रहा था। वो दूध पीते हुए आव्या को ही देख रहा था। आव्या उसकी पीठ को रब कर रही थी ताकि वो जल्दी सोए, लेकिन कहाँ रुद्रव सोने वाला था। वो भी बिल्कुल रुद्र की तरह ही जिद्दी था। रुद्र फिर एक बार आव्या की पीठ पर जोर से काट लेता है। आव्या को चिल्लाने का तो मन कर रहा था, लेकिन वो कंट्रोल कर लेती है। आव्या इरिटेट होकर कहती है, ये सब बंद करो रुद्र, वरना बहुत मारूंगी तुम्हें। रुद्र अब फिर से आव्या की गर्दन पर आ जाता है और वहाँ किस करते हुए कहता है, कंट्रोल नहीं हो रहा बेबी गर्ल। आव्या उससे कहती है, देखो तुम्हारी वजह से ये सो नहीं रहा है, और तुम भी मुझे सोने नहीं दे रहे। मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो मुझे। रुद्र आव्या के मुंह को पकड़ता है और उसके लिप्स पर काट लेता है। अब उसकी नज़र रुद्रव पर जाती है। रुद्रव को देखकर रुद्र उससे कहता है, स्लीप बेबी बॉय। रुद्रव अभी रुद्र को टुकुर टुकुर देखने लगता है। रुद्र उसे आंखें दिखाते हुए कहता है, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो तुम।
बैड बॉय बन रहे हो? रुद्र अब दूध पीते हुए अपने हाथों से आव्या को प्रेस करता है। ये देखकर रुद्र की भौहें चढ़ जाती हैं। रुद्र उसे घूरते हुए कहता है, ऐसा करके तुम क्या मुझे चिढ़ाना चाहते हो? रुद्र अब दूध पीना छोड़कर रुद्र को देखकर मुस्कुराता है। आव्या उसकी मुस्कान देखकर खुद भी मुस्कुराने लगती है। रुद्र अब फिर से आव्या को प्रेस करता है और दूध पीने लगता है। रुद्र अब उसे बहुत बुरी तरह से घूरने लगता है। वो बस उसे उसी तरह से घूरते हुए कहता है, मुझे चिढ़ाना बंद करो वरना मैंने प्रेस किया तो पूरे दिन तुम्हें दूध नहीं मिलेगा। आव्या ये सुनकर रुद्र को घूरती है और अचानक ही उसके गाल पर मारकर कहती है, बच्चे के सामने गंदी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? रुद्र अपने गाल पर हाथ रखकर आव्या को देख रहा था क्योंकि आव्या ने रुद्र के गाल पर थप्पड़ मारा था। रुद्र अब आव्या को घूरता है। आव्या कुछ देर पहले के रुद्र को याद करते हुए डर जाती है। वो मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, सॉरी। रुद्र अपना हाथ बढ़ाता है तो आव्या झट से अपना चेहरा छुपा लेती है। उसने ये डर की वजह से किया था। आव्या को डरते हुए देखकर रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो झुककर आव्या के हाथों पर किस करता है। आव्या धीरे से अपने हाथ को हटा लेती है। रुद्र उसकी आंखों में देखकर कहता है, सच बताओ तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या? आव्या मुंह बनाकर कहती है, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी नहीं लगता है, लेकिन जब तुम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो तो मुझे तुमसे डर सा लगता है। आव्या बिल्कुल मासूम सी शक्ल बना लेती है। इस वक्त उसके गाल भी फूले फूले थे, इसीलिए वो और ज़्यादा क्यूट लग रही थी। रुद्र अब कुछ नहीं बोलता। वो आव्या के गाल को खींचता है, फिर आव्या को पीछे से हक करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। रुद्र भी अब तक रुद्र को देख रहा था, लेकिन जब उसे रुद्र नहीं दिखता तो वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका पेट भर चुका था, इसीलिए आव्या अपने आप को ढक लेती है। अब वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में सब सो जाते हैं। मुंबई। आरुष उधर से आने के बाद सीधे माही से मिलने के लिए चला जाता है। वो उसी के घर में पहुंचता है जहां माही रेंट पर रहा करती थी, लेकिन उसके घर में उसे माही ना मिलकर एक औरत मिलती है। आरुष उस औरत को देखकर पूछता है, माही कहाँ है? आरुष को लगा शायद ये माही के कोई परिवार वाले होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो औरत माही की कुछ भी नहीं लगती थी। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होकर आरुष को देख रही थी। जब वो औरत कोई जवाब नहीं देती तो आरुष उसे फिर से पूछता है, आंटी माही कहाँ है? वो औरत आरुष को जवाब देते हुए कहती है, कौन माही? उस औरत को माही के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। आरुष को भी पता नहीं था कि माही यहाँ नहीं है। आरुष उस औरत से अच्छे से कंफर्म करते हुए कहता है, आप कौन है? ये तो माही का ही घर है, माही यहीं रहती है। वो औरत जवाब में कहती है, हम तो आज सुबह ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, हमें किसी माही के बारे में नहीं पता, आप घर के मालिक से पूछ लीजिए। आरुष अब माही के लिए परेशान हो जाता है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर माही कहाँ गई। आरुष सबसे पहले तो माही को कॉल करने की कोशिश करता है। माही का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। आरुष को अब माही को और ज़्यादा फिक्र होने लगती है। आरुष कार में बैठकर सीधे वहाँ से निकल जाता है। वो पहले तो माही के घर जाता है। उसने बहुत कार स्पीड से चलाई थी, इसीलिए वो उसके घर बहुत जल्दी पहुँच गया। वैसे तो माही का घर दूर ही था, अगर बस से गए तो 5 घंटे लग जाते थे। आरुष उसके घर पहुंचता है, पर घर के पास जैसे ही आता है तो उसे माही का भाई दिखता है। आरुष उससे माही के बारे में पूछता है, जिस पर उसका भाई कहता है, दीदी तो यहाँ नहीं है, वो तो काम पर होगी ना। आरुष ये सुनकर हैरान था। उसे तो लगा कि माही यहीं पर है, लेकिन वो तो यहाँ भी नहीं है। माही का भाई उसे अब आगे कुछ नहीं पूछता। उससे पहले आरुष ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। आरुष परेशान होकर ड्राइव कर रहा था। वो उसी तरह से वापस मुंबई पहुंचता है। वो पहले तो हॉस्पिटल जाता है, वहां भी उसे माही नहीं मिलती। आरुष परेशान होकर अब अपने सिर को पकड़ लेता है। अब उसके दिमाग में यही चलने लगता है कि क्यों वो माही को छोड़कर गया। काश वो माही को छोड़कर जाता ही नहीं, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि पैसे की कमी की वजह से माही को उस घर से निकाला गया जहाँ पर वो रेंट पर रहा करती थी। आरुष अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर बैठा था। वो कार में था। उसकी कार एक खाली रोड पर रुकी हुई थी। आरुष सोचते सोचते परेशान ही था, तभी उसकी नज़र अचानक से ही रोड पर जाती है। रोड किनारे पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और वो सो रही थी। खुले आसमान और खाली रोड में सिर्फ वही नहीं, उसके आसपास और भी बहुत से लोग थे जो उसके साथ सोए हुए थे। आरुष के मुंह से एकाएक निकलता है, माही। आरुष जाकर देखता है, वो माही के सामने जाकर बैठ जाता है। माही की हालत देखकर आरुष को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आरुष माही के कंधे पर पकड़कर उसे बुलाता है, माही माही। माही बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसकी नज़र आरुष पर जाती है। वो उसे देखते ही इमोशनल सी हो जाती है। उसकी आंखें नम सी हो जाती हैं। आरुष उसके चेहरे को पकड़कर कहता है कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? माही रोते हुए आरुष से कहती है,
आरुष, आरुष, मैंने उनसे इतनी विनती की, उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं घर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी थी, तभी मेरा सब कुछ चोरी हो गया। मैं घर भी नहीं जा सकी। माही के साथ जो हुआ उसके बारे में याद करते हुए वो रोने लगती है। माही उस घर से निकाले जाने के बाद घर तो जाना चाहती थी, लेकिन उसका सारा सामान चोरी हो चुका था। बिना पैसे के वो कभी भी अपने घर नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन फिर भी उसने कोशिश की कि वो पैदल ही घर जाए, लेकिन खाली रास्ते में कोई लड़की अकेले जाए और लड़के उसे छोड़ दे, ये तो नहीं हो सकता था। माही के पीछे कुछ बदमाश लड़के पड़ गए थे, जिससे उसे इसी रोड पर रहने वालों से उसे बचाया। माही आरुष के घर यानी सिंघानिया विला भी गई थी, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। आखिरकार वो इसी रास्ते पर रह गई। उसने पूरे एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था। आरुष उसे उस जगह से उठाते हुए कहता है, तुम उठो पहले यहाँ से। माही अब उठकर बैठ जाती है और आरुष को एकदम से गले लगा लेती है। उसके पास अपना दुख बांटने के लिए आरुष के सिवाय कोई भी नहीं था। उसकी माँ तो हमेशा ही बीमार रहती थी, उसे अपना दुख बांट भी नहीं सकती थी। वो तो अपने छोटे से भाई से भी अपना दुख नहीं बांट सकती थी। आरुष अब माही को गोद में उठाता है और सीधे उसे अपनी कार की ओर लेकर जाता है। आरुष माही के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। माही अब तक उसके साथ उसके गले लगे हुए थी। उसे सबसे ज़्यादा ये याद आ रहा था कि जब लड़के उसके पीछे पड़े थे। आरुष माही की पीठ को रब करते हुए कहता है, मुझे एक बार कॉल करती। माही सिसकते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि कोई मेरे सामान को चोरी कर लेगा। आरुष माही को शांत कराते हुए कहता है, अब चुप, मैं आ गया हूँ ना। माही अब सिसकने लगती है। आरुष उसे धीरे धीरे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, उसकी पीठ पर रब करता जा रहा था। आरुष का आज पूरा दिन दौड़ भाड़ में ही निकल चुका था। अब बिल्कुल रात हो चुकी थी। आरुष की कार सिंघानिया विला के पास रुकती है। आरुष माही को गोद में लेकर घर के अंदर जाता है। हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे। आरुष की गोद में माही को देखकर सब कंफ्यूज थे। माही को जरा भी होश नहीं था कि आरुष उसे घर लेकर आया था। आरुष बिना किसी पर ज्यादा ध्यान दिए माही को सीधे अपने कमरे की ओर लेकर जाता है। सभी उसे देखते रह जाते हैं, साथ ही सोचने में लग जाते हैं। आरुष सीधे जाकर माही को बेड पर लेटाता है। माही अपनी आंखें खोलकर अब चारों ओर देखती है। वो आरुष के कमरे को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानती थी। माही चारों तरफ देखते हुए कहती है, आरुष। आरुष माही के बाल को धीरे से पकड़ लेता है और उसके सिर से अपना सिर जोड़ लेता है। माही का मुंह एकदम से बंद हो जाता है। आरुष और माही की नाक टच हो रही थी। आरुष कहता है, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। आरुष की धड़कन बढ़ी हुई थी। वो अपनी नाक से उसकी नाक को रब कर रहा था। माही के हाथ आरुष के कंधे पर थे और उसकी भी धड़कन बढ़ चुकी थी। आरुष गहरी सांस लेते हुए कहता है, नाउ आई विल मैरी यू। माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो अपनी आंखें खोले उसे देखने लगती है। आरुष की आंखें अब तक बंद ही थी। वो भी धीरे से अपनी आंखें खोलता है और माही की आंखों में देखकर कहता है, विल यू मैरी मी। माही ये सुनकर बिल्कुल दंग रह जाती है। उसे शादी करने का फिलहाल कोई ख्याल नहीं था। आरुष उससे कहता है, अब मैं तुम्हें और स्ट्रगल करता हुआ नहीं देख सकता। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हें कोई पैसे दूं तो तुम उसे एहसान की तरह लो, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम उसे पूरे हक से लो। तुम्हें पता है माही, जब तुमने मुझे पैसे रिटर्न किए ना तो मुझे बहुत बुरा लगा। सबसे ज़्यादा बुरा तो मुझे तब लगा जब मुझे ये पता चला कि मेरी वजह से तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी पैसे नहीं बचे। उसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया। आरुष जो कह रहा था वो सच था, जिसे सुनने के बाद माही इमोशनल हो जाती है। आरुष माही के माथे पर किस करता है और अब उससे दूर होकर कहता है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। माही उसे समंजस से देखती है। आरुष उससे कहता है, विल यू मैरी मी। माही को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या जवाब दे। ये बहुत ही बड़ा फैसला था। वो डगमगा सी जाती है। तभी सपना कमरे में आती है। वो दोनों को देखकर पूछती है, क्या हुआ आरुष, आप माही को ऐसे उठाकर क्यों लाए? माही, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उनके एक साथ सवाल कर दिया था। आरुष और माही दोनों ही सपना को देखकर उठ खड़े हो जाते हैं। सपना के चेहरे पर एक क्यूरियोसिटी थी, जिसे देखते हुए आरुष कहता है, हाँ माँ, सब ठीक है। सपना रिलैक्स होती है क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि कुछ हुआ है। सपना कहती है, ओके। बोलते ही वो दोनों से एक नज़र देखकर वहां से जाने लगती है। तभी अचानक से ही आरुष कहता है, माँ, मैं माही से शादी करना चाहता हूँ। माही ये सुनकर वहीं जम जाती है। वहीं सपना तुरंत पलटकर उसे देखती है। वहीं दूसरी ओर अप्रीता खाने की प्लेट लेकर रोनी के कमरे की ओर बढ़ रही थी। भले ही सबने रोनी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो फिर भी रोनी अपनी बॉडीगार्ड वाली ड्यूटी को छोड़ना तो इतना जल्दी नहीं चाहता था। इसीलिए वो उसी घर में चले जाता था जहाँ सारे बॉडीगार्ड्स रहा करते थे। अप्रीता सीधा उसके कमरे में जाती है। वॉशरूम से शार की आवाज़ आ रही थी। बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखकर अप्रीता खाने की प्लेट को बेड पर रखती है। फिर वो खुद वॉशरूम के अंदर चली जाती है।
अप्रीता में एक चीज़ नहीं थी और वो थी शर्म। अप्रीता बिल्कुल बेशर्म सी थी। वो थोड़ा बहुत शर्माती थी लेकिन सबसे ज़्यादा तो बेशर्म थी। अप्रीता अंदर जाकर रोनी को पीछे से हक कर लेती है। रोनी शार ले रहा था। उसके शरीर में साबुन लगा हुआ था। रोनी अप्रीता को महसूस करते ही पहले अपना चेहरा धो लेता है। उसके चेहरे पर जो साबुन था उसे हटा लेता है। अप्रीता को साबुन के साथ रोनी के बदन को छूकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था क्योंकि वो फिसल रहा था। रोनी उसके हाथ को पकड़कर कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? अप्रीता कहती है, जो तुम चाहते हो कि मैं करूं वही कर रही हूं। अप्रीता अब अपने हाथ को रोनी के सीने पर ले जाती है। रोनी फिर से उसके हाथ को पकड़ लेता है। रोनी तुरंत कहता है, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता, चलो हटो यहाँ से। अप्रीता अपनी आंखें खोलती है और रोनी को अपनी ओर घुमा लेती है। वो रोनी को घूरते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? तुम नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं? इतना कहते ही वो अचानक से ही रोनी की टॉवल को पकड़कर खींच लेती है। उसने ये मजाक में किया था लेकिन उसकी टॉवल सच में खुलने लगती है। ये देखकर रोनी तुरंत अपने हाथ अप्रीता की आंखों पर रखता है। अब उसकी टॉवल गिर चुकी थी। अप्रीता जोर से चिल्लाती है क्योंकि रोनी ने अपने साबुन वाले हाथ से उसकी आंखों को ढका था। अप्रीता चिल्लाकर कहती है, छोड़ो, जलन हो रही है। रोनी भी उस पर चिल्लाता है, मेरी टॉवल गिर गई है, चुपचाप खड़ी रहो। रोनी को तो अब खुद को देखकर ही शर्म आ रही थी। वो अपने एक हाथ से टॉवल उठाता है, तुरंत ठीक कर लेता है। अप्रीता को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। रोनी अब उसके चेहरे को पानी से साफ करता है। उसे साफ करने के बाद रोनी उस पर चिल्लाता है, तुम थोड़ी पागल हो क्या? अप्रीता उसे नीचे देखती है और कहती है, तुम्हारी टॉवल तो सही जगह है, फिर बिना मतलब का क्यों चिल्ला रहे थे? मेरी आंखों में साबुन डाल दिया तुमने। अप्रीता अपनी आंखों को धीरे से रब करती है। अब तक रोनी के ऊपर शार का पानी गिर रहा था। रोनी उसे घूरते हुए कहता है, जाओ यहाँ से, बेशर्म लड़की। अप्रीता मुंह बिगाड़ते हुए वहां से चली जाती है। जाने से पहले वो अपने आप को थोड़ा सा साफ कर देती है। वो भी शार के नीचे ही खड़ी थी, इसीलिए वो बाहर जाकर अपना ड्रेस चेंज कर लेती है। वो रोनी की शर्ट पहन लेती है जो उसके थाई तक आ जाती है। रोनी नहाकर बाहर निकलता है तो उसकी नज़र सीधे अप्रीता पर जाती है। अप्रीता बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी और फ़ोन में बिजी थी। रोनी उसे देखकर अपनी लार गटकता है क्योंकि अप्रीता इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। रोनी मन ही मन कहता है, ये लड़की मुझे किसी दिन पागल करके छोड़ेगी। रोनी जाकर कंबल उठाता है और अप्रीता को ढक देता है। अप्रीता तुरंत मुड़कर देखती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो? रोनी अपने बालों को पोंछते हुए कहता है, तुम्हारी बेशर्मी ढक रहा हूँ। क्या करने आई हो तुम यहाँ? अप्रीता तुरंत कहती है, अपने पति से मिलने। इतना कहकर अप्रीता अपने ऊपर से कंबल हटाती है। वो बेड पर बैठ जाती है। उसके पैर बेड पर झूल रहे थे। रोनी एक नज़र उसे देखकर अपने बालों को सुखाता है। अप्रीता उबासी लेते हुए कहती है, जल्दी आओ, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ, फिर मुझे घर भी जाना है। रोनी हेयर ड्रायर को नीचे रखता है। वो अब बेड पर बैठ जाता है। अप्रीता उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। रोनी एकटक अप्रीता को देख रहा था। रोनी की नज़र अचानक से ही अप्रीता की मांग में जाती है। रोनी अप्रीता के बालों को हल्का सा हटाता है। बालों को हटाते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं क्योंकि अप्रीता की मांग में सिंदूर लगा हुआ था। रोनी ये देखकर अप्रीता के खिलाते हाथ को रोक लेता है। वो अप्रीता को इशारे करते हुए कहता है, ये क्या है? अप्रीता अपनी मांग में छूती है। वो देखती है उसके हाथ में कुछ नहीं आता। अप्रीता पूछती है, कहाँ क्या है? रोनी उसे आईने के सामने जाकर खड़ा कर देता है। अप्रीता अब अपनी मांग को देखती है। अप्रीता अपनी मांग को देखकर हैरान हो जाती है। वहीं रोनी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। उसे तो यही लगता है कि अप्रीता किसी दूसरे लड़के से सिंदूर भरवा कर आई है। रोनी अप्रीता की मांग में दिख रहे सिंदूर को ही देख रहा था जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। अप्रीता को खुद याद नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ कब हुआ। अप्रीता बहुत सोचने के बाद अपने सिर पर हाथ मारती है। वो कहती है, अरे ये एंजल सच में कुछ ज़्यादा ही शरारती है। जब मैं लेटी हुई थी तब वो मेरी लिपस्टिक के साथ खेल रही थी। उसने ही ये किया होगा क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। रोनी को अप्रीता पर वैसे तो विश्वास था लेकिन फिर भी उसे इस बात पर डाउट हो रहा था क्योंकि अप्रीता ने बहुत सोचकर जवाब दिया था। रोनी उसे शक भरी नज़रों से देखते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। अप्रीता तुरंत उसकी ओर मुड़ जाती है। अप्रीता उसकी आंखों में देखकर कहती है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मतलब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है? क्या मतलब? मैंने किसी से करवाया है? तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया भी कैसे? दैट्स नॉट फेयर रोनी। अप्रीता अब रोनी को नाराजगी से देखती है। उसे अंदर से गुस्सा भी आ रहा था। रोनी बस उसकी आंखों में देख रहा था। अप्रीता की आंखों में सच्चाई थी। रोनी उसकी मांग में दिख रहे सिंदूर यानी लिपस्टिक को अपनी टॉवल से साफ करता है। रोनी उसे हटाते हुए कहता है, सॉरी। अप्रीता उसके हाथ को झटकते हुए कहती है, क्या सॉरी? मतलब हद होती है। मैंने आज तक तुम पर ऐसा शक नहीं किया और तुम, यू हर्ट मी। इतना कहते ही वो रोनी से नजरें फेर कर जाने लगती है। रोनी उसे जल्दी से पीछे से पकड़ लेता है। अप्रीता गुस्से से कहती है, छोड़ो मुझे। रोनी उसे टाइटली पकड़कर कहता है, अरे सॉरी ना, गलती इंसानों से ही होती है। अप्रीता नाराजगी और गुस्से से कहती है, गलती करने और शक करने में फ़र्क होता है।
पहले फ़र्क जानो फिर बात करो। अच्छे खासे मूड की बैंड बजा दी। छोड़ो मुझे, तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहते हुए वो रोनी से खुद को छुड़ाने लगती है। रोनी ने उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था। वो उसे मनाते हुए कहता है, सॉरी बाबा, अगली बार से नहीं करूँगा ऐसा। सॉरी सॉरी सॉरी। रोनी बोलते जा रहा था पर अप्रीता अब तक मुँह फुलाए हुए थी। अप्रीता बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रोनी उसे उठाता है और गोल गोल घुमाने लगता है। वो बिल्कुल बच्चों की तरह उसे ट्रीट कर रहा था। अप्रीता का गुस्सा अब भी कम नहीं होता। वो अब भी रोनी से खुद को छुड़ा रही थी। रोनी अब उसे ठीक से खड़ा करके उसकी कमर पर गुदगुदी करने लगता है। अप्रीता से गुदगुदी बिल्कुल भी सही नहीं जाती थी। वो हंसने लगती है। वो रोनी को रुकने के लिए कहती है। उसके हंसने से रोनी भी मुस्कुराने लगता है और उसे गुदगुदी करता रहता है। अप्रीता उससे लगातार छूटने की कोशिश कर रही थी। रोनी उसे मनाने के लिए उसे अब टाइटली पकड़ लेता है और उसके कान में कहता है, शांत हो जाओ ना, इतना गुस्सा करना भी सही नहीं है। अप्रीता रोनी को घूरते हुए कहती है, तुम छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना, मुझे तुमसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। रोनी तुरंत कहता है, पर मुझे तो करनी है। अप्रीता उसे घूर कर देखती है। रोनी उसे फ्लाइंग किस करते हुए कहता है, मान जाओ ना। अप्रीता उससे नजरें फेर लेती है। रोनी को अब समझ आ चुका था कि वो कुछ भी कर ले, अप्रीता उसकी एक नहीं सुनने वाली, क्योंकि वो हद से ज़्यादा जिद्दी थी। अप्रीता अब भी खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। रोनी उसे एकदम से ही छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही अप्रीता उसे घूर कर देखती है और कहती है, अब तो तुम मुझे मनाना भी ज़रूरी नहीं समझते। इतना कहते ही वो गुस्से से वहाँ से बहुत तेज़ कदमों से चली जाती है। रोनी उसे देखता रह जाता है। वो अब तक उसे मनाने की कोशिश ही तो कर रहा था। रोनी अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, खुद छोड़ने को कहती है और फिर छोड़ दो तो गुस्सा भी हो जाती है। इन लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। रोनी का मन तो था कि वो फिर से उसके पीछे जाए, लेकिन फिर प्रीत और अर्जुन के बारे में सोचकर वो नहीं जाता। वहीं विला के अंदर सपना अपने कमरे में जाती है। अनुराग बेड पर लेटा हुआ था और टीवी देख रहा था। सपना भी बेड पर बैठ जाती है। अनुराग टीवी देखने में पूरी तरह से बिजी था। सपना एक नज़र अनुराग को देखती है, फिर उसे नज़रें हटाए कहती है, सुनिए। अनुराग का ध्यान सपना की आवाज़ से उसकी ओर चला जाता है। अनुराग कहता है, हाँ क्या हुआ। सपना बेड को देख रही थी। वो बेड को देखते हुए कहती है, आरुष माही से शादी करना चाहता है, उसने अभी मुझसे कहा। इतना कहते हुए वो सिर उठाकर अनुराग को देखती है। अनुराग का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल सा था। वो नॉर्मली जवाब देता है, करा देते हैं, उम्र तो हो ही गई है और लड़की भी अच्छी ही है। सपना अनुराग के ऐसे जवाब को सुनकर कुछ पल चुप हो जाती है। वहीं अनुराग फिर से टीवी में बिजी हो जाता है। सपना थोड़ा सोचते हुए कहती है, आपको लगता है कि आरुष को जिम्मेदारियों की समझ है? शादी कोई मजाक थोड़ी है। वैसे भी वो जिस तरह से रहता है, कहीं ऐसा ना हो कुछ महीने बाद वो बोले कि उसे माही के साथ नहीं रहना, उसे दूसरी बीवी चाहिए। अनुराग ये सुनकर सपना को देखता है। सपना जिस तरह से आरुष को देखती आ रही थी। सपना जब भी उससे पूछती कि कौन सी लड़की पसंद है, आरुष हमेशा उसे अलग अलग बताता था। सपना थोड़ा सोच समझ कर बात को आगे बढ़ाना चाहती थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी या उसकी बेटी की वजह से माही के साथ कुछ गलत हो। सपना की आंखों में इस बात का डर था कि माही के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अनुराग टीवी बंद करता है और बिल्कुल सपना के पास जाकर बैठ जाता है। वो सपना के चेहरे को पकड़कर करता है, आरुष ऐसा कुछ नहीं करेगा सना। अगर उसे माही से टाइम पास ही करना होता तो वो शादी तक नहीं सोचता। तुम ही सोचो ना, आज तक उसने कितनी ही लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड किया। उसने कभी कहा कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है? सपना धीरे से नाम से हिलाती है। अनुराग कहता है, तो फिर तुम्हें उस पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? चिंता मत करो, आरुष माही की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा। मैं अपनी बेटी को इतना तो जानता ही हूँ। इतना कहते ही अनुराग सपना के गाल पर धीरे से किस करता है। सपना को अब थोड़ा रिलैक्स फील होता है। वो अनुराग को गले लगा लेती है। अनुराग भी उसे पकड़ लेता है। उसे और रिलैक्स फील करवाने के लिए वो उसकी पीठ को रब करता है। अगली सुबह सुबह उठते ही ध्रुवंश रंध्र को लेकर गार्डन में चला गया था, जहाँ पर रंध्र को फुटबॉल खेलना सिखा रहा था। रंध्र पूरे कंसंट्रेशन के साथ फुटबॉल को किक करता है, जो सीधे ध्रुवंश के पेट में जाकर लगता है। ध्रुवंश की तो जैसे एक पल के लिए सांसें अटक सी जाती हैं। इतने छोटे से बच्चे ने किक किया था और वो उसे बहुत ज़ोर से लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे रंध्र ने अपनी पूरी ताकत उसे किक करने में लगा दी हो। ध्रुवंश खांसते हुए वहीं बैठ जाता है। वो कुछ देर बाद रंध्र को देखकर कहता है, ऐसा क्या खा लिया भाई, इतनी ताकत कहाँ से आई तुम में? रंध्र ध्रुवंश को कोई जवाब नहीं देता। अब गार्डन में अवन्या भी अपने पैरों पर चलते हुए आती है। उसके पीछे विशाखा थी। अवन्या के हाथ में बैडमिंटन था, जो ऑफकोर्स वो खेल नहीं पाती थी। उसने बस उसे पकड़ा हुआ था, जैसे वो कितना ही खेल पाती हो। अवन्या रंध्र की ओर जाते हुए बुलाती है, भाइयों। वो भाई या भाई इतने अच्छे से बोल नहीं पाती थी।
उसने भाइयों ही सीखा था। वो भी एक दिन एक मूवी में उसने ये नाम कुछ ज़्यादा ही सुन लिया था, इसलिए अवन्या उसके पास जाती है। रंध्र उसे तुरंत पकड़ लेता है क्योंकि अवन्या ने जो बैडमिंटन पकड़ी थी वो उसने हाइट से ज़्यादा थी, इसीलिए जब वो नीचे टकरा रही थी तब उसका बैलेंस बिगड़ रहा था। अवन्या अब ठीक से खड़ी होती है और रंध्र को वो बैडमिंटन देती है। रंध्र उसे पकड़ लेता है। अवन्या उसके पकड़ते ही खुश हो जाती है। वो ऐसे खुश होती है जैसे अभी रंध्र उसे खेलकर दिखाने वाला हो। रंध्र तो अवन्या की खुशी को देख रहा था। वो उसे अपनी लैंग्वेज में रंध्र को खेलने के लिए कहती है। अवन्या के बोल अब भी बहुत क्लियर नहीं हुए थे, वो अब भी इतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं बोल पाती थी। ध्रुवंश आगे आते हुए कहता है, एंजल, ये खेलने के लिए अभी तुम दोनों की उम्र नहीं हुई है। अवन्या को जैसे ही ये बात समझ आती है उसका दुखी वाला चेहरा बन जाता है। उसे अब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो वो रोने को होती है। वो चिल्लाकर रोती उससे पहले ही ध्रुवंश कहता है, नहीं नहीं, लाउड स्पीकर चालू मत करो, मैं हूँ ना, सिखाता हूँ। ध्रुवंश की नज़र अब अव्यान पर जाती है। उसे देखकर ध्रुवंश बुलाता है, ब्रो। अव्यान ध्रुवंश की आवाज़ सुनकर उसके पास जाता है। ध्रुवंश अव्यान को देखकर कहता है, ब्रो, आपकी प्यारी एंजल बैडमिंटन देखना चाहती है। अव्यान बैडमिंटन को देखते हुए कहता है, हाँ तो देखे, पकड़े हुए तो है। इतना कहते ही वो रंध्र के हाथ की ओर इशारा करता है। ध्रुवंश उसके इशारे को देखता है, फिर कहता है, ब्रो, उसे खेल देखना है। ध्रुवंश की बात सुनकर अव्यान अपनी क्यूट एंजल को देखता है और पूछता है, एंजल, तुम्हें ये खेल देखना है? अवन्या को किसी की भी बातें समझ अच्छे से आती थी। वो अपनी छोटी सी गर्दन को हाँ में हिलाती है। अब अवन्या ने कह दिया तो अव्यान मना कैसे कर सकता था? वो अपनी क्यूट सी एंजल को कभी भी मना नहीं कर सकता था। अव्यान बैडमिंटन लेता है, ध्रुवंश भी लेता है। एक सर्वेंट से कहकर दोनों बीच में एक जाली लगाते हैं। एक तरफ ध्रुवंश था और एक तरफ अव्यान। कुछ फैमिली तो उनका मैच देखने के लिए निकल आते हैं, जैसे काव्या, श्रेष्ठा और बहुत कोई थे। सब उनकी बहुएं किचन में बिजी थी। छोटी सी एंजल को सीटी दिया गया था। वो सीटी बजाने में एक्सपर्ट थी। वो ज़ोर से सीटी में फूंकती है। जैसे ही सीटी बजती है वो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो खुद नाचने लगती है। ध्रुवंश और अव्यान का गेम स्टार्ट होता है। वैसे तो उन्होंने ये गेम पहले स्कूल में खेला था, उसके बाद तो सीधे उनके हाथ में गन आई थी, उसी से रियल गेम खेलने लग गए थे। अवन्या जल्दी जल्दी ताली बजा रही थी। वो किसका सपोर्ट कर रही थी उसे खुद नहीं पता। दोनों ही इसके पापा थे। ध्रुवंश को भी वो पापा ही तो मानती थी। जब ध्रुवंश की कॉर्क गिरती तब भी अवन्या खुश होती, जब अव्यान की कॉर्क गिरती तब भी अवन्या खुश होती। दोनों का मुकाबला हो रहा था और दोनों में से कोई भी कम नहीं था। अवन्या तो बस उछल उछल कर मज़े ले रही थी। कुछ फैमिली जो बाहर निकले थे वो भी ये खेल देख रहे थे, लेकिन खेल से ज़्यादा उन्हें अवन्या की हरकत देखने में मज़ा आ रहा था। सभी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। पटना, सुबह के या यूं कहें कि दोपहर के करीब 12 बजने को थे। अब तक आव्या बेड पर सोई हुई थी। उसके तीनों बच्चे वहां नहीं थे। पूरी रात परेशान होने की वजह से आव्या की नींद पूरी ही नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो अब तक सो रही थी। उसकी नींद टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आव्या के तीनों बच्चे नीचे थे, जिन्हें झूले पर सुलाया गया था। तीनों के साथ नैना, सोहांश और अंतरा मौजूद थे, जिसकी वजह से बच्चे बिल्कुल भी नहीं रो रहे थे। इसीलिए वो आव्या आराम से सो रही थी। तीनों खेल में बिजी थे, जिन्हें बिजी नैना, सोहांश और अंतरा रखे हुए थे। तीनों बच्चों को देख रहे थे। रुद्र तो वॉशरूम में था, जो इस वक्त नहा रहा था। वहीं सुहानी किचन में थी, जो खाना बना रही थी। वैसे तो सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था, बस आव्या और रुद्र बचे थे। सुहानी उन दोनों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना रही थी। द्रांश भी अपने कमरे में था, जो कुछ काम कर रहा था। वो भी इस वक्त बिजी था। रुद्र वॉशरूम से बाहर आता है। उसने इस वक्त अपनी कमर पर टॉवेल लपेटी हुई थी। उसके बाल गीले थे, जिसमें से पानी की बूंदें टपक कर नीचे गिर रही थी और कुछ बूंदें उसके शरीर से लुढ़क रही थी। रुद्र अपने बालों को पोंछते हुए बेड पर देखता है, जहां आव्या बेफिक्र होकर सो रही थी। उसे तो इस बात का ख्याल तक नहीं था कि वो एक सिंगल लड़की नहीं है, या फिर वो सिर्फ एक वाइफ नहीं है, बल्कि अब वो एक मदर भी बन गई है। रुद्र उसे देखते हुए उसकी ओर बढ़ जाता है। रुद्र बेड के पास जाकर अपने एक घुटने को उसमें टिका लेता है। वो बेड से टिककर थोड़ा सा झुक जाता है। वो सोई हुई आव्या को देख रहा था। इस वक्त आव्या बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वो अपनी छोटी सी दुनिया में खोई हुई थी। रुद्र अपने गीले बालों को हाथों से झटकता है, जिससे आव्या के चेहरे पर पानी की कुछ छींटें आ जाती हैं। आव्या पहले तो होश में नहीं आती, वो जैसे पूरी बेहोश हो। दूसरी बार रुद्र वही करता है। उसके बावजूद आव्या अपनी पलकें तक नहीं झपकाती। रुद्र लगातार 2, 3 या 4 बार वही करता है, लेकिन आव्या तो अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। रुद्र भी अब थोड़ा सा इरिटेट हो चुका था। वो सामने रखा हुआ जग को उठाता है, जिसमें पानी भरा हुआ था। रुद्र पानी आव्या के चेहरे पर डाल देता है। रुद्र के ऐसा करते ही आव्या जल्दी से हड़बड़ाकर उठती है। उसे ऐसा लगा जैसे कि अचानक बाढ़ आ गई हो। आव्या चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाती है। रुद्र उसे देखकर तिरछा मुस्कुराता है। आव्या जब ये देखती है तो बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाती है। वो रुद्र के ऊपर तकिया फेंक कर कहती है, रुद्र, यू इडियट, तुम क्या गधे हो? रुद्र जग को टेबल पर रखते हुए कहता है, मैं इडियट तो तुम महा इडियट, मैं गधा तो तुम महागधी। टाइम देखो कितना बज रहा है। आव्या चिढ़ते हुए टाइम देखती है। वो जैसे ही टाइम देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार इतनी देरी से उठ रही थी।
पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो सिर्फ रुद्र की वजह से होता था। लेकिन आज उसके बच्चों की वजह से हो रहा था। पूरी रात बच्चों के परेशान करने की वजह से वो इतनी लेट उठ रही थी। आव्या अपने सिर पर मारते हुए कहती है, ओह गॉड, इतना लेट हो गया और तुमने मुझे उठाया भी नहीं। इतना बोलते हुए वो जल्दी से बेड से नीचे उतर जाती है और कबर्ड की ओर चली जाती है। रुद्र बिंदास अब अपने बालों को पोंछते हुए कहता है, मैं तो कब से उठा रहा हूँ, पर तुम कुंभकर्ण को कोई नहीं उठा पाए। आव्या एक पल रुद्र को घूरती है, फिर वॉशरूम भाग जाती है, क्योंकि अब बिना मतलब वो रुद्र से बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहती थी। उसे अपने बेबीज़ को दूध पिलाना था, उनका पेट भरना था और सबसे पहले तो खुद का पेट भरना था। रुद्र अपने बालों को सुखाते हुए वॉशरूम की ओर ही देख रहा था। कुछ सोचते हुए वो अब आईने की ओर देखता है और रेडी होने लगता है। हालांकि उसे कहीं बाहर तो नहीं जाना था, पर फिर भी तैयार तो होना ही था। रुद्र तैयार हो जाता है। उसने नॉर्मल ब्लैक शर्ट के साथ वाइट पैंट पहनी थी। हमेशा रुद्र को ब्लैक पसंद था, इसीलिए उसके ज़्यादातर ड्रेस ब्लैक कलर के ही थे। वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, तभी आव्या एक टॉवल में बाहर आती है। उसकी आहट से रुद्र पीछे पलटकर उसे देखता है। वो जैसे ही आव्या को सिर्फ एक टॉवल में देखता है तो उसकी सांसें जैसे वहीं पर थम जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उसने आज पहली बार आव्या को ऐसे देखा हो। उसने तो हर तरह से आव्या को देख कर रखा था, चाहे वो कपड़ों के हो या फिर बिना कपड़ों के। पर जब जब वो उसे बस एक टॉवल में देखता तो उसकी नीयत भी थोड़ी सी बिगड़ जाती है, जैसे इस वक्त हो रहा था। आव्या तो बस अपने में मस्त थी, उसका ज़रा भी रुद्र पर कोई ध्यान नहीं था। वो जल्दी से जाकर आईने के सामने खड़ी होती है और अपने बालों को सुखाने लगती है। रुद्र एक टक बस उसे देख रहा था। आव्या का गीला बदन उसे सच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। रुद्र आव्या के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। आव्या उधर अपने बाल सुखाने में बिजी थी, तो वहीं रुद्र उसके बालों को सूंघने लगता है। आव्या को पहले तो कुछ फील नहीं होता, लेकिन बाद में उसे भी अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। आव्या तुरंत पीछे पलटकर रुद्र को देखती है, तभी अचानक से ही रुद्र उसे पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। आव्या सहम सी जाती है। आव्या अब रुद्र को देखती है। रुद्र उसके गीले बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए बहुत ही गौर से देख रहा था। आव्या उसे कंफ्यूज्ड होकर देख रही थी। आव्या उससे कहती है, तुम क्या कर रहे हो? रुद्र उसके पूरे गीले चेहरे से होते हुए उसके गीले होठों को देखते हुए सिड्यूसिंग आवाज़ में कहता है, तुम इतनी हॉट क्यों हो बेबी गर्ल? इतना बोलते हुए रुद्र आव्या की थाई पर हाथ रखता है। रुद्र के ऐसा कहते ही आव्या के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो अपनी नज़रें झुका लेती है। रुद्र उसके लाल गालों को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है। रुद्र के हाथ आव्या की थाई से होकर धीरे धीरे ऊपर जाने लगते हैं, जिसे एहसास करते ही आव्या एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगती है। रुद्र तिरछा मुस्कुराता है। आव्या उसे घूर कर देखते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम बेशर्म हो, लेकिन फिलहाल अपनी बेशर्मी दिखाना बंद करो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी बेशर्मी को देखने के लिए कोई टाइम नहीं है। अब छोड़ो मुझे। इतना बोलते हुए आव्या रुद्र को धक्का देती है। रुद्र भी जानबूझकर आव्या से दूर हो जाता है। आव्या अब कबर्ड से कपड़े निकालती है और वहीं पर जल्दी जल्दी चेंज करने लगती है। हालांकि उसे पता था कि उसका बेशर्म पति उसे ही देख रहा होगा, लेकिन फिर भी उसके पास इस वक्त चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उधर रुद्र आव्या को बस देखता ही जा रहा था। उसकी नज़रें आव्या की पूरी बॉडी पर थी। आव्या जल्दी से चेंज करके एक नज़र रुद्र को घूर कर देखती है। रुद्र उसे एक एविल स्माइल देता है, जिसे देखकर आव्या मुंह फेर कर कमरे से निकल जाती है। आव्या नीचे जाकर अपने 3 क्यूट क्यूट बच्चों को देखती है, जो आराम से शांति से लेटे हुए थे। आव्या झूले पर थोड़ा सा झुककर उन्हें बुलाती है। जैसे ही तीनों आव्या को देखते हैं तो रोने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे तीनों कब से आव्या का ही इंतजार कर रहे थे ताकि वो रो सके। वैसे तो तीनों जब उठे थे तभी वो रोने के लिए तैयार थे, लेकिन रुद्र ने उन तीनों को ही वार्निंग दे रखी थी। उन तीनों ने ही पूरी रात आव्या को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ था। इसीलिए रुद्र ने उन्हें वार्निंग दी कि अगर उन्होंने फिर से रोने की कोशिश की तो फिर वो कभी भी उन तीनों के पास आव्या को आने नहीं देगा। हालांकि तीनों ही छोटे छोटे बच्चे थे, पर रुद्र के एक्सप्रेशन से तीनों ही इसकी बातों को शायद समझ चुके थे। इसीलिए तो अब तक वो चुपचाप लेटे थे, खेल रहे थे। हो सकता है कि तीनों खेलने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि चुपचाप लेटे लेटे तो तीनों को ही बोरिंग सा फील हो रहा था। बोरिंग होने से अच्छा उन्होंने शायद खेलने का डिसीजन लिया हो। खैर, अब तो आव्या के आते ही तीनों रो पड़े थे, जिसे देखकर सुहांश, नैना और अंतरा तीनों ही हैरान थे। उन्हें तो लगा था कि उन्होंने तीनों को संभाल कर रखा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो कब से रोने को तैयार थे, बस उन्हें तो आव्या के आने का इंतजार था। आव्या उनको इस तरह रोते हुए देखकर कहती है, मुझे ऊपर ही रहना चाहिए था, मैं आती नहीं तो अच्छा होता। जैसे ही ये आव्या कहती है तो पहले तीनों शांत होते हैं, फिर एकदम से ज़ोर से रोने लगते हैं। आव्या अपना सिर पकड़ लेती है। तीनों ही बच्चे बिल्कुल आव्या के बचपन की तरह रिएक्ट कर रहे थे। उसके बच्चे अभी से एक्टिंग में बहुत अच्छे थे। आव्या भी इसी तरह से नौटंकी किया करती थी, जब उसे भी अपने बच्चों की नौटंकी झेलनी पड़ रही थी। आव्या एक साथ तो तीनों को मिल्क नहीं पिला सकती थी, इसीलिए वो पहले अपनी 2 नौटंकी बच्चियों को उठा लेती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो दोनों ही रोया करती थी।
आव्या दोनों को उठाकर सोफे पर जाती है। रुद्र भी अब तक नीचे आ चुका था। वो देखता है कि झूले पर लेटा हुआ उसका बेटा भी अब तक रो रहा था। उसे भूख लगी थी तो ऑफकोर्स वो रोएगा ही। रुद्र झूले के पास जाता है और अपने बेटे को घूर कर देखता है। रुद्र को देखते ही उसका बेटा बिल्कुल चुप हो जाता है। शायद उसे उसकी धमकी याद आ गई हो। ये देखकर फिर एक बार सभी हैरान हो जाते हैं। रुद्र अपने बेटे को गोद में उठाकर खुद भी सोफे पर बैठ जाता है। आव्या अपनी दोनों बच्चियों को फीड कराने लगती है। वहीं सुहानी आकर रुद्र और आव्या दोनों को नाश्ता देने के लिए आती है। हालांकि अभी लंच करने का वक्त था, पर आव्या और रुद्र के लिए तो अभी सुबह हुई थी। वैसे तो रुद्र पहले ही उठ चुका था, लेकिन वो आव्या के बिना नाश्ता कैसे कर सकता था। आव्या नाश्ता लेते हुए सुहानी से कहती है, थैंक यू सुहानी। सुहानी हल्का सा मुस्कुरा देती है। सुहानी रुद्र के पास जाकर टेबल पर ही नाश्ता रख देती है, क्योंकि उसे भी पता था कि रुद्र और द्रांश दोनों को ही दूसरे के हाथ से कुछ लेना पसंद नहीं था। द्रांश तो आव्या के हाथ के खाने को भी नहीं खाता था, पर अब खाने लगा था, क्योंकि वो फैमिली से मिलजुल सा गया था। रुद्र बहुत ही हेल्दी खाना खाया करता था, तो उसकी प्लेट में हमेशा हरी सब्जियां ही हुआ करती थी। आज भी ऐसा ही था। उसकी प्लेट में कच्ची सब्जियां थी, जिसे वो खाने वाला था। रुद्र चम्मच से उसे खाने लगता है तो उसका छोटा सा बेटा रुद्र को ही देखने लगता है। रुद्र जब ये देखता है तो वो एक हरी सब्जी उठाकर रुद्र को खिलाने लगता है। नैना और आव्या जैसे ये देखती हैं तो एकदम से ही जोर से चिल्लाती हैं, रुद्र। रुद्र ने ऑलमोस्ट रुद्र के मुंह में सब्जी डाल दी थी। नैना और आव्या दोनों के चिल्लाने से रुद्र दोनों को देखता है। रुद्र सब्जी को खाने लगता है। उसके पास तो कोई दांत था नहीं, तो वो बस कोशिश कर रहा था। नैना जल्दी से उठकर जाती है और रुद्र के मुंह से वो सब्जी निकालकर फेंक देती है। नैना रुद्र से कहती है, रुद्र तुम क्या पागल हो? बच्चे को ये सब नहीं खिलाया जाता। रुद्र का तो कचूमर बन गया था। उसे इस सब के बारे में नहीं पता था। वो अपने बेटे को देखता है जो उस कच्ची सब्जी का टेस्ट ले रहा था। भले ही नैना ने निकाल दिया था, लेकिन थोड़ा तो टेस्ट उसके मुंह में ही रह गया था। आव्या कहती है, मैं ठीक ही इसे गधा कहती हूँ, इसका काम तो गधों वाला ही है। रुद्र आव्या को घूरता है। रुद्रव को समझ ही नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या। वो कभी नैना को देखता तो कभी रुद्र को। रुद्रव के एक्सप्रेशंस इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। बड़ी वाली बेटी आर्या का दूध पीना हो गया था, इसीलिए आव्या अब रुद्र को देखकर कहती है, रुद्र उसे मेरे पास ले जाओ और इसे अपने पास लेकर जाओ। रुद्र खा रहा था, इसीलिए नैना रुद्रव को लेकर आव्या के पास जाती है। वो रुद्रव को देखकर आर्या को अपनी गोद में ले लेती है। आव्या रुद्रव को देखकर कहती है, इसका बस चले तो ये तो अभी से इन्हें खाना खिलाने लगे, बेवकूफ़। कहते हुए आव्या रुद्र को देखती है। रुद्र अब आव्या को फिर एक बार घूरता है। उसे इस तरह घूरते हुए देखकर आव्या भी उसे अपनी जीभ निकालकर चिढ़ाने लगती है। रुद्र उसकी जीभ को देखते हुए कहता है, चाकू लाऊं क्या? उसने वो इतना ही ज़्यादा सीरियस कहा था। आव्या तुरंत अपनी जीभ अंदर कर लेती है। रुद्र अपने खाने में बिजी हो जाता है, तो वहीं नैना आर्या को लेकर इधर उधर घूमने लगती है। वहीं सुहांश अपने दोनों भाई और बहन को दूध पीते हुए देख रहा था। रुद्र भी दूध पीते हुए सुहांश को ही देख रहा था। वो उसे ऐसे देखे जा रहा था और दूध पी रहा था कि अब सुहांश को भूख लग जाती है। सुहांश अब रुद्रव से नजरें हटाकर किचन की ओर चला जाता है। वो सुहानी के पास जाता है। सुहानी किचन में बेसिन के सामने खड़ी थी और बॉटल साफ कर रही थी। सुहांश उसके पास जाता है और उसकी साड़ी को खींचने लगता है। सुहांश सुहानी की साड़ी को खींचते हुए उसे बुलाता है, मॉम। सुहानी साफ करते हुए उसे जवाब देती है, हाँ बेटा। सुहांश फिर से उसकी साड़ी के पल्लू को खींचते हुए कहता है, मॉम मुझे दूध पीना है। सुहानी स्लैब की ओर इशारा करते हुए कहती है, वो बॉटल में रखा हुआ है, जाओ जाकर पी लो। सुहांश ने सुहानी का दूध पीना ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था। अब सुहानी उसे अपना दूध पिलाती तो सुहांश मना कर देता, इसीलिए वो उसे अपना दूध नहीं पिलाती थी, बल्कि गाय का दूध पिलाती थी। अब सुहांश थोड़ा बड़ा हो चुका था, इसीलिए उसके लिए गाय का दूध पीना हानिकारक नहीं था। सुहांश एक नज़र दूध की बोतल देखता है, फिर उसे रुद्रव का दूध पीना याद आता है। रुद्रव ने सुहांश को दूध पीते हुए ललचा दिया था। सुहांश अब फिर से सुहानी की साड़ी को खींचते हुए कहता है, नहीं मॉम, मुझे वो नहीं पीना, मुझे आपका दूध पीना है। सुहानी बिल्कुल हैरान होकर सुहांश को देखती है। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसका वही बेटा है जो हमेशा उसके दूध को पीने के लिए मना करता था। सुहानी पहले तो हैरान होती है, फिर एकदम से ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सुहानी अपना काम छोड़कर सुहांश को अपनी गोद में उठा लेती है। वो अब कंफर्म करते हुए उससे पूछती है, क्या कहा आपने? आपको दूध पीना है? सुहांश जल्दी से हाँ में सिर हिलाता है। सुहानी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो सुहांश को लेकर बाहर निकल जाती है। वहीं सीढ़ियों से उतरकर द्रांश नीचे आता है। उसकी नज़र सबसे पहले तो सामने बैठी आव्या पर जाती है। आव्या अपने में ही खोई हुई थी। द्रांश आव्या से तुरंत नजरें हटाकर नीचे जाता है। द्रांश को देखते ही आव्या जल्दी से खुद को पूरी तरह से कवर कर लेती है। उसे लगा था कि द्रांश घर पर नहीं है। रुद्र भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है, पर उसे अपने भाई पर इतना तो विश्वास था कि वो नजरें उठाकर आव्या को कभी नहीं देख सकता।
द्रांश बिना किसी को देखे कहता है, सिर झुकाकर चलने की आदत डालनी पड़ेगी। रुद्र जैसे ये सुनता है तो उसके खाते हुए हाथ रुक जाते हैं। उसे द्रांश के कहने का मतलब साफ समझ आ जाता है। आव्या भी अब द्रांश को देखती है। द्रांश की बातों को वो भी समझ चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है। वो अपनी नज़रें नीचे गड़ाए रखती है। सुहानी भी हॉल में पहुंच चुकी थी। रुद्र द्रांश को देखते हुए पूछता है, तुमने देखा? रुद्र की आवाज़ सुनकर द्रांश उसकी ओर मुड़कर देखता है और उससे कहता है, दिख गया तो मैं क्या करूं? आव्या को अब तो और भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है। रुद्र एक नज़र आव्या को देखता है, फिर द्रांश को। वो उठकर खड़ा हो जाता है। रुद्र द्रांश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। द्रांश रुद्र की आंखों में देख रहा था, वहीं रुद्र भी द्रांश की आंखों में ही देख रहा था। एकदम से ही रुद्र द्रांश का कॉलर पकड़ लेता है। सुहानी ये देखकर हैरान हो जाती है। सुहानी एकदम से कहती है, क्या हुआ? आप दोनों ऐसे क्यों? आव्या ने अपनी नज़रें झुकाकर रखी हुई थी, लेकिन जब सुहानी की आवाज़ आती है तो वो भी रुद्र और द्रांश को देखती है। रुद्र और द्रांश एक दूसरे को देख रहे थे। रुद्र के चेहरे पर गुस्सा था। आव्या एकदम से रुद्र को बुलाती है। रुद्र। रुद्र द्रांश को बहुत ही गुस्से से देख रहा था। द्रांश रुद्र के हाथ को देखता है, फिर उसकी आंखों में देखकर कहता है, तू कभी कभी भूल जाता है क्या? कॉलर मैं भी पकड़ सकता हूँ। इतना कहते ही वो अचानक से ही रुद्र का कॉलर पकड़ लेता है। रुद्र और द्रांश अब दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़े हुए थे। सुहानी एकदम से कहती है, ये क्या कर रहे हो आप दोनों? क्यों झगड़ा कर रहे हो? सुहानी उनकी ओर बढ़ जाती है। वो जाकर सीधा द्रांश के हाथ को पकड़ लेती है और उससे कहती है, छोड़िए। आव्या भी इधर से रुद्र से कहती है, रुद्र छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, फिर दोनों ही एक साथ एक दूसरे का कॉलर छोड़ देते हैं। दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा ज़रूर था, पर घूरना किसी ने किसी को नहीं छोड़ा था। अब तक दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। सुहानी द्रांश का हाथ पकड़कर उसे कमरे की ओर लेकर चलती है, तो वहीं रुद्र उसे घूरते हुए देखता रह जाता है। द्रांश और सुहानी के जाने के बाद आव्या उसे आवाज़ देती है, इधर आओ, क्या तुम दोनों झगड़े पर उतर आए हो? इसमें ना उसकी गलती है ना मेरी। मुझे नहीं पता कि वो घर में ही है, और उसे भी नहीं पता था कि मैं इस तरह से। आव्या इसके आगे बोल ही नहीं पाती, वो बिल्कुल चुप हो जाती है। रुद्र आव्या के पास जाता है। वो आव्या को घूरते हुए कहता है, तुम्हें भी अकल नहीं है? यहाँ ऐसे नहीं बैठना चाहिए। तुम अकेली रहती हो क्या इस घर में? आव्या अपनी गलती मानते हुए कहती है, आई एम सॉरी। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी। आइंदा से ख्याल रखूंगी। आव्या फिर से खुद को देखते हुए कहती है, वैसे इतना ज़्यादा नहीं दिखा कुछ। इनके कपड़े से सब कुछ ढका हुआ ही था, और मुझे पक्का यकीन है उस इंसानी जानवर ने बस दोनों बेबीज को देखा और कुछ नहीं। इतना तो मैं जानती हूँ उसे। रुद्र अब कुछ नहीं कहता। जब बच्चे आ जाते हैं तो ज़्यादातर माँ ये भूल जाती हैं कि वो किस जगह पर हैं। वो वहीं पर उसे दूध पिला देती हैं। उन्हें ज़्यादातर ख्याल नहीं आता, इसीलिए रुद्र भी यही सोचकर अब आगे आव्या से कुछ नहीं कहता। मुंबई एक बड़े से फ्लावर गार्डन में अप्रीता इधर उधर घूम रही थी, तो वहीं रोनी कान पकड़कर उसके आगे पीछे घूम रहा था। अप्रीता मुंह फेरकर कभी इधर जाती तो कभी उधर। उसका बड़ा सा मुंह फूला हुआ था जो किसी गुलगुले की तरह लग रहा था। रोनी उसके पीछे जाते हुए कहता है, माफ़ कर दो मेरी माँ, तुमने इतने सारे चक्कर लगवा दिए जितने आज तक मैंने प्रैक्टिस के वक्त वॉक नहीं किया। रोनी अब अप्रीता के आगे खड़ा हो जाता है। अप्रीता मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही रोनी आगे खड़ा होता है वो अपने एक्सप्रेशंस को सीरियस कर लेती है। रोनी अपनी भौएं चढ़ाए उसे देखकर कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ छुप छुप कर हंस रही हो और मुझे बिना मतलब के चक्कर लगवा रही हो। अप्रीता खुद को पूरी तरह से सीरियस दिखाते हुए कहती है, तुम्हें हर बार सब कुछ मजाक सोचता है ना रोनी? सीरियसली मुझे ना अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। वो इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है। अप्रीता जा ही रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे फील होता है कि उसके पीछे रोनी नहीं है। वो घूमकर देखती है तो उसे कुछ दूरी पर रोनी दिखता है जो एक लड़की के साथ बात कर रहा था। अप्रीता जैसे ही ये देखती है तो दंदनाते हुए उनकी ओर बढ़ जाती है। वो कभी भी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई भी लड़की रोनी से बात करे। अप्रीता रोनी के पास जाकर उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रोनी उसे रोकते हुए कहता है, एक मिनट रुको। अप्रीता ये देखकर हैरान हो जाती है कि रोनी ने उस लड़की के लिए उसे चुप रहने को कहा। अप्रीता को गुस्सा आता है। वो कुछ बोलने को भी होती है, पर तभी उसे उस लड़की की बात सुनाई देती है। वो लड़की रोनी को कुछ बता रही थी। अप्रीता भी अब उसकी बात को गौर से सुनने लगती है। कुछ देर तक वो लड़की उसे बताती है। रोनी का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो लड़की अब वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही अप्रीता बहुत सीरियस होकर पूछती है, तुम्हें लगता है ये लड़की सच कह रही है? रोनी सोचते हुए कहता है, वैसे तो मैं उसे जानता नहीं हूँ, पर जिस तरह से उसने इंट्रोडक्शन दिया मुझे लगता है कि इस बार मुझे जाकर देखना चाहिए। रोनी की बात सुनते ही अप्रीता थोड़ी सी घबरा जाती है। वो उससे कहती है, नो, तुम किसी के कहने पर ऐसे नहीं जा सकते। अगर किसी का कुछ प्लान हुआ तो? रोनी तुम भी जानते हो ये सब कुछ कितना ज़्यादा खतरनाक है। हम ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। रोनी अपने में ही गुम था। उसका तो अप्रीता की बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं था। वो अप्रीता ये देखती है कि रोनी उसकी बात नहीं सुन रहा तो वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, रोनी तुम सुन रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ?
अब जाकर रोनी को होश आता है। वो अप्रीता को देखकर कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। हालांकि उसने अप्रीता की कोई बात नहीं सुनी थी। रोनी अब अप्रीता का हाथ पकड़कर कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अप्रीता को ये डर सता रहा था कि कहीं रोनी उस लड़की की बातों में ना आ जाए, इसीलिए वो उसे फिर से समझाते हुए कहती है, रोनी तुम कहीं नहीं जाओगे। रोनी थोड़ा इरिटेट होकर जवाब देता है, कहीं नहीं जा रहा मैं। अप्रीता उसके हाथ को पकड़कर अपने सिर पर रखते हुए कहती है, मेरी कसम खाओ। रोनी जल्दी से अप्रीता के सिर से अपना हाथ हटाकर कहता है, क्या तुम हर बार कसम खाने पर उतर आती हो? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? रोनी ने कसम खाने से मना कर दिया था। ये देखकर अप्रीता और ज़्यादा परेशान हो जाती है। अप्रीता उससे सख्ती से कहती है, देखो रोनी, अगर तुम गए तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। इतना कहते ही अप्रीता वहाँ से जाने लगती है। उसने रोनी के फैसले को रोनी पर ही छोड़ दिया था। दोनों अलग अलग आए हुए थे, इसीलिए अप्रीता के पास जाने के लिए कार थी। वो कार के पास जाकर फिर एक बार मुड़कर देखती है, लेकिन रोनी उसे नहीं दिख रहा था। रोनी अब तक अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। उसे तो ये तक पता नहीं था कि अप्रीता कार तक पहुंची भी है या नहीं। अप्रीता उसे ऐसे देखकर अब कार का दरवाज़ा खोलती है और वहां से चली जाती है। वहीं रोनी अब तक वहीं खड़ा, उस लड़की ने जो उसे बताया वो उसके बारे में ही सोचे जा रहा था। कुछ सोचते हुए वो किसी को कॉल करता है, फिर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर आज सुरभि सत्या के घर आई हुई थी। सत्या की माँ सुरभि को पूरा घर दिखा रही थी, या यूं कहें कि होम टूर करवा रही थी। सत्या का घर बहुत ही बड़ा था और उसका कमरा तो किसी हॉल की तरह ही बना हुआ था। वो हॉल जो मिडिल क्लास लोगों का होता है। सुरभि सत्या के कमरे को देखकर ही हैरान थी। साइड में एक गेमिंग रूम भी था। सत्या को गेम्स खेलने का बड़ा ही शौक था। हर रात वो एक बार तो 2-3 घंटे के लिए गेम खेल ही लिया करता था। सत्या की माँ सुरभि को ये सब कुछ उसे बता रही थी। तभी सत्या एक ट्रे में तीनों के लिए कॉफ़ी लाता है। वो पहले अपनी माँ को देता है, फिर सुरभि को देते हुए कहता है, लो मेरी क्यूट वाइफ। सुरभि कॉफ़ी लेती है। सत्या के वाइफ कहने से उसकी माँ मुस्कुराती है। वो दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आप दोनों बात करो, मैं अभी आती हूँ। कहकर सत्या की माँ वहाँ से चली जाती है। सत्या टेबल पर ट्रे रखता है और अपनी कॉफ़ी उठा लेता है। वो कॉफ़ी की एक सिप लेता है और अजीब सा मुंह बना लेता है। सुरभि उसके ऐसे मुंह को देखकर उसे कंफ्यूज होकर देखती है। सत्या कहता है, कॉफ़ी बेकार बनी है क्या? सुरभि भी एक सिप लेती है। कॉफ़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। सुरभि सिर हिलाते हुए कहती है, अच्छी है। सत्या उसके हाथ को पकड़कर कहता है, दिखाओ ज़रा, टेस्ट करवाओ। सत्या सुरभि के हाथ की पकड़ी कॉफ़ी पीता है। पीने के बाद वो कहता है, ये तो ठीक है। इतना कहते ही वो फिर से अपना कॉफ़ी पीता है। जैसे ही वो अपनी कॉफ़ी पीता है तो उसे बहुत ही अजीब सा मुंह बना लेता है। सुरभि तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये हो क्या रहा है। सुरभि सत्या की कॉफ़ी लेकर टेस्ट करती है तो उसे कुछ भी फील नहीं होता। कॉफ़ी सेम ही बनी थी। सुरभि उसे देखकर कहती है, ठीक तो है। अब सत्या बिंदास अपने बेड पर बैठता है और कॉफ़ी पीते हुए कहता है, अब ठीक है। सुरभि अब भी कुछ समझ नहीं पाई थी। वो पूरी तरह से कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी। सत्या जब उसे इस तरह से कंफ्यूज देखता है तो वो उसे अपनी गोद में खींच लेता है। उसके खींचने की वजह से सुरभि का पकड़ा हुआ कप गिर जाता है। सुरभि हैरानी से कप को देखती है, फिर सत्या को देखती है। सत्या भी गिरे हुए कप को ही देख रहा था। वो कप को देखकर कहता है, कोई बात नहीं, तुम ये पी लो। सुरभि एक नज़र कप को देखती है, फिर उसे पकड़कर पीने लगती है। सत्या का बनाई कॉफ़ी सुरभि को बहुत पसंद आई थी, इसीलिए वो पीते ही जा रही थी। उसके पीने के बाद सत्या कप को साइड में रखता है। सत्या अब सुरभि की कमर को पकड़कर कहता है, तो कैसा लगा हमारा कमरा? सुरभि चारों ओर देखती है, फिर कहती है, इतना बड़ा तो है, लेकिन इसमें एक भी टेडी बियर नहीं है। टेडी बियर सुनकर सत्या को अब याद आता है कि उसकी छोटी सी वाइफ अब भी बच्ची ही है। हालांकि सुरभि बहुत हद तक मैच्योर हो चुकी थी, लेकिन उसकी आदत अब भी बदली नहीं थी। उसने अपने बचपन को मिस किया था, इसीलिए वो उसे पूरी ज़िंदगी जीना चाहती थी। सुरभि पूरे कमरे को देखते हुए सत्या से कहती है, हम यहाँ एक टेडी बियर रखेंगे, वहाँ एक रखेंगे और बेड पर 2 रखेंगे, जिसे कडल करके मैं सोऊंगी। सत्या अब सुरभि को घूरता है। वो सुरभि को घूरते हुए कहता है, तुम अगर अपने टैडी को कडल करके सोना चाहती हो तो मैं कहाँ सोऊंगा? सुरभि देखती है कि सत्या का बेड बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। वो बेड को दिखाते हुए उससे कहती है, राइट वाली मेरी जगह और लेफ्ट वाला आपका। इतना बड़ा बेड तो है, 4-5 टेडी बियर तो आराम से आ जाएंगे और हम दोनों भी सो जाएंगे। एक काम कीजिए, 2 कैंसिल, आप 4 टेडी बियर ही यहाँ रखना। सुरभि सत्या को शादी के बाद वाला सेटअप बता रही थी। वहीं सत्या का मन कर रहा था कि वो अपना सिर जाकर किसी दीवार में मारा। सत्या सुरभि की कमर को कसकर पकड़े एकदम से उसे बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। सुरभि उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। उसका दिल भी अब धड़कने लगता है। सत्या सुरभि के चेहरे से बाल हटाते हुए कहता है, मेरी क्यूट वाइफ, जब हम शादी करेंगे तो एक साथ
एक दूसरे के बेहद करीब ही तो सोएंगे। सुरभि का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। सत्या की सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सुरभि नाम में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, गर्मी के सीज़न में कौन इतना सटकर सोता है, मैं तो नहीं सो सकती। सत्या अब फिर एक बार सुरभि को घूर कर देखने लगता है। सुरभि सत्या से फिर कहती है, जब सर्दी आएगी तब आपके करीब सोने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही सत्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो सुरभि के गाल पर किस करते हुए कहता है, समझदार हो तुम क्यूट वाइफ। इतना कहते ही वो उसके दूसरे गाल पर किस करता है, फिर उठकर बैठ जाता है। सुरभि की धड़कन जो कब से बढ़ी हुई थी वो अब धीरे धीरे कम होने लगती है। सुरभि अपने आप को संभालने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। सत्या अब सुरभि को बहुत ही गौर से देखता है। सत्या ने तो कभी से सोच लिया था कि वो सुरभि को किस तरह से कडल करके सोएगा। उसे तो अभी भी ये सब कुछ सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। पटना, रात के करीब 8 बजे थे। कमरे में सुहानी तैयार हो रही थी। उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी जो द्रांश ने उसे पहनने के लिए दी थी। द्रांश और सुहांश दोनों रेडी होकर कार में सुहानी का ही इंतजार कर रहे थे। सुहानी अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। आज पहली बार था जब द्रांश उसे कहीं लेकर जा रहा था। पटना में जब से दोनों आए थे कभी भी द्रांश सुहानी को कहीं लेकर ही नहीं गया था। सुहानी पूरी तरह से रेडी होकर खुद को देखती है। उसकी ब्लाउज़ पूरी तरह से बैकलेस थी, बस वो एक डोरी से उस ब्लाउज़ को थामे रखा था। सुहानी अपने बैकलेस ब्लाउज़ को देखती है। उसे अजीब तो लग रहा था, लेकिन द्रांश ने उसे पहनने के लिए कहा था, इसीलिए वो कोई शिकायत नहीं करती। सुहानी अब अपना पर्स और फ़ोन लेती है। वो अब कमरे से निकल जाती है। सुहानी सीढ़ियों से उतरकर जाने लगती है। रात का वक्त था, इसीलिए नीचे सभी मौजूद थे। आव्या जब सुहानी को देखती है तो उसकी खूबसूरती देखती रह जाती है। आव्या कहती है, वाह सुहानी, तुम क्या लग रही हो, एकदम हॉट। सुहानी अपना कॉम्प्लीमेंट सुनकर मुस्कुराती है और आव्या को थैंक यू कहती है। आव्या सुहानी से पूछती है, वैसे कहाँ जा रही हो तुम? सुहानी को खुद पता नहीं था कि द्रांश उसे कहाँ लेकर जाने वाला है, इसलिए वो मायूसी से आव्या को जवाब देती है, पता नहीं, दंश ने बताया ही नहीं। आव्या ये सुनकर थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि द्रांश सुहानी को सरप्राइज़ देना चाहता है। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, ओके जाओ, इंजॉय करो। सुहानी हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से जाने लगती है। आव्या अब भी सुहानी को ही देख रही थी। आव्या तो सुहानी की खूबसूरती देखकर उससे नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। सुहानी के बैकलेस ब्लाउज़ को देखकर आव्या के मुंह से निकलता है, सेक्सी। आव्या सेक्सी बोलकर जैसे ही उससे नज़रें हटाती है तो उसे किसी की तपिश भरी नज़रें महसूस होती हैं। आव्या अपनी नज़रें उठाकर सामने देखती है। रुद्र उसे ही घूर रहा था। आव्या अब खुद में बोलने लगती है, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। सोचने पर भी उसे कुछ गलत नहीं लगता। उसने तो बस सुहानी की तारीफ की थी। आव्या रुद्र को घूरती नज़रों को देखकर कहती है, क्या हुआ? रुद्र आव्या को बस घूर रहा था। उसके सवाल का वो कोई जवाब नहीं देता। आव्या उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। रुद्र अब उससे नज़रें हटा लेता है। वहीं उधर सुहानी जैसे ही बाहर पहुंचती है तो उसकी नज़र अपने 2 हैंडसम बॉयज़ पर जाती है, जिनमें से एक उसका पति था और एक उसका बेटा। दोनों कार के बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। सुहानी की हिल्स की आवाज़ सुनकर द्रांश की नज़रें उस पर चली जाती हैं। द्रांश जैसे ही सुहानी को देखता है तो उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है। वो पूरी तरह से सुहानी में ही खो जाता है। सुहानी चलते हुए उसके पास आ जाती है, तब भी द्रांश को कोई होश नहीं आता। सुहानी द्रांश को ऐसे खोए हुए देखकर उसके सामने हाथ हिलाती है और उसे बुलाती है, दंश। सुहानी की आवाज़ से द्रांश का ध्यान टूटता है। वो होश में आकर सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल लिटिल लैम्प। सुहानी मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें झुका लेती है। द्रांश बहुत ही कम उसकी तारीफ किया करता था, इसीलिए सुहानी को द्रांश की तारीफ सुनते ही शर्म आ जाती है। द्रांश अब कार का दरवाज़ा खोलता है। सीट पर गुलाब का गुलदस्ता था। द्रांश उसे लेकर सुहानी को देता है। सुहानी ये देखकर हैरान हो जाती है। द्रांश को गुलाब से एलर्जी थी, इसीलिए उसने पहले से अपने हाथों में ग्लव्स पहने थे। जहाँ द्रांश को गुलाब से एलर्जी थी तो वहीं सुहानी को गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए आज द्रांश उसके लिए गुलाब लेकर आया था। सुहानी गुलाब को देखकर कहती है, द्रांश आपको तो इससे एलर्जी है ना, फिर आप इसे क्यों लेकर आए? द्रांश तुरंत उससे कहता है, कोई सवाल नहीं, चलो। कहते ही वो सुहानी के हाथ को पकड़ लेता है। सुहानी को अजीब लगता है। उसे ये गुलाब पकड़ने का भी मन नहीं कर रहा था। अगर गलती से भी गुलाब की एक पंखड़ी को द्रांश ने छू लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। सुहानी को बस इसी बात का डर था। सुहानी अब कार में बैठ जाती है। द्रांश सुहानी के ऊपर सुहांश को भी बिठा देता है। सुहानी गुलाब के गुलदस्ते को पीछे रख देती है। द्रांश ड्राइविंग सीट में बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में कार एक जगह पर रुक जाती है। द्रांश कार से बाहर निकलता है और फिर एक बार सुहानी के लिए दरवाज़ा खोलता है। सुहानी देखती है कि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। वो सुहांश को अपनी गोद में लिए जैसे ही कार से बाहर एक पैर रखती है तो अचानक ही चारों तरफ लाइट्स जल जाती हैं। सुहानी हैरान होकर सामने देखती है।
उसने ये अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। सुहानी पहले तो शॉक थी, पर बाद में उसके चेहरे पर अनगिनत खुशी नजर आती है। सुहानी अब बाहर आती है। सुहांश भी इतना ज़्यादा डेकोरेशन देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। चारों तरफ लाइटिंग, नीचे एक रेड कारपेट बिछा था, उसके ऊपर गुलाब की पंखड़ियाँ बिछी थी। आज हर जगह गुलाब की पंखड़ियाँ थी। आज द्रांश को इस बात का ज़रा भी फिक्र नहीं थी कि गुलाब से उसे एलर्जी है। साइड में लाइन लाइन से रेड बलून्स लगे थे। द्रांश अब सुहानी को लेकर आगे बढ़ता है। उससे पहले उसने सुहांश को नीचे उतार दिया था। एक हाथ से उसने सुहानी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसने सुहांश का हाथ पकड़ा। अब वो दोनों को साथ लेकर जाने लगता है। जैसे जैसे वो जाने लगते हैं, बलून उड़ने लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बलून आसमान में उड़ते जा रहे थे। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। सुहानी ने तो ये इमेजिन भी नहीं किया था कि द्रांश उसके लिए ऐसा कुछ भी कर सकता है। सुहानी मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। सुहांश भी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। द्रांश सुहानी को अब एक पैराशूट में लेकर जाता है। पैराशूट में भी बहुत अच्छा डेकोरेशन। उस पैराशूट को खुद द्रांश कंट्रोल कर सकता था। अब तीनों हवाओं में उड़ने लगते हैं। पैराशूट जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, सुहानी को नीचे देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो नीचे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सुहानी नीचे देख ही रही थी, तभी उसे द्रांश की आवाज़ आती है, लिटिल लैम्प। सुहानी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ती है। वो फिर एक बार द्रांश को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि द्रांश एक घुटने के बल बैठा हुआ था और फिर एक बार उसके हाथ में गुलाब था। सुहानी ये देखकर एकदम से नर्वस हो जाती है। द्रांश सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, वैसे तो मुझे ना ही कोई डेकोरेशन पसंद है और ना ही रोज़ और ना ही ऐसा कुछ जो मैं करने वाला हूँ। पसंद ना होते हुए भी मैं ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब मेरी पसंद को पसंद है। सुहानी बस एक टक द्रांश को देख रही थी। द्रांश सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने एक शब्द बचपन से बहुत सुना है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इस शब्द का यूज़ कभी करूँगा या कभी किसी को बोलूँगा। क्या तुम्हें पता है कि वो शब्द क्या है? सुहानी ना में सिर हिलाती है। द्रांश एकदम से कहता है, आई लव यू। जैसे ही ये सुहानी ये सुनती है तो उसकी धड़कन 100 की स्पीड से दौड़ने लगती है। सुहानी को हमेशा से एक खालीपन सा लगता था। द्रांश के साथ उसका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा सही चल रहा था, लेकिन सुहानी को यही बात अंदर ही अंदर खलती थी कि आखिर द्रांश उसके प्यार करता है या नहीं, क्योंकि द्रांश ने कभी भी उससे ये नहीं कहा था कि वो सुहानी से प्यार करता है। लेकिन अब जब उसने द्रांश के मुंह से ये शब्द सुना तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। द्रांश फिर से उसकी आंखों में शिद्दत से देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि इस शब्द में कितनी गहराई है, पर मैं जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ, जिस गहराई से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, उसे कोई नहीं नाप सकता। आई डेडली लव विथ यू लिटिल लैम्प। सुहानी तो खुशी से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसे इतनी खुशी जिंदगी में कभी भी नहीं हुई थी। सुहानी के खुशी के आंसू अब बहकर बाहर आ जाते हैं। सुहास तो बस दोनों को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो इतना छोटा है कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुहानी खुद भी अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और द्रांश के हाथ से गुलाब लेकर उसे झटके से गले लगा लेती है। द्रांश सुहानी की खुली पीठ पर हाथ रख देता है। सुहानी इमोशनल और खुशी में जल्दी जल्दी कहती है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच दंश। बोलते बोलते उसने द्रांश को कसकर पकड़ लिया था। दोनों एक दूसरे को गले लगाए रहते हैं। पैराशूट ऊपर चलता जा रहा था, इसीलिए ठंडी ठंडी हवाएं दोनों को महसूस हो रही थी। इतनी शांति छा जाने की वजह से अब सुहास दोनों के पास जाता है और खुद भी दोनों के साथ गले मिल जाता है। अब दोनों उसके छोटे छोटे हाथ को महसूस करते हैं तो दोनों उसे भी अपने साथ गले लगा लेते हैं। तीनों के बीच फिर से शांति छा जाती है। सुहास ने जो अब देखा था और उसने जो सुना था वो सब कुछ याद करते हुए वो धीरे से कहता है, आई लव यू। उसके ये कहते ही द्रांश और सुहानी उसे देखने लगते हैं। सुहानी तो उसे हैरानी से देख रही थी। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, ये सुहानी को समझ आ गया था। सुहानी मुस्कुराते हुए सुहांश के गाल पर किस करके कहती है, आई लव यू मेरा बच्चा। सुहांश को इसका मतलब तो पता नहीं था और ना ही उसे फिलहाल ये जानने की इच्छा थी। द्रांश, सुहानी और सुहांश अब पैराशूट पर बैठ जाते हैं। वो तीनों शांति से बैठे थे। कुछ देर तक हवाओं में सफ़र करने के बाद द्रांश उसे एक जगह पर उतार देता है। अब वो लोग दूसरी जगह पर उतर चुके थे। सामने डिनर के लिए टेबल सेट था। द्रांश अब सुहांश को अपनी गोद में ले लेता है और सुहानी के हाथ को पकड़कर उसे वहां लेकर जाता है। वहां पहुंचते ही उसे दिखता है कि टेबल पर एक केक था जो हार्ट शेप का था। द्रांश और सुहानी केक कट करते हैं। द्रांश पहले सुहांश को केक खिलाता है, फिर सुहानी को। सुहानी भी दोनों को बारी बारी से केक खिलाती है। द्रांश जब सुहानी को एक बॉक्स देता है, सुहानी वो बॉक्स खोलती है तो उसमें एक रिंग मिलती है। जहाँ एक रिंग में द्रांश लिखा था तो वहीं एक में सुहानी नाम बहुत ही स्टाइल से लिखा था। वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। द्रांश अपने नाम वाला रिंग उठाकर सुहानी को पहनाता है और उसके हाथ पर किस करता है तो वहीं सुहानी भी मुस्कुराते हुए अपने नाम वाला रिंग द्रांश को पहनाती है। सुहांश ये देखकर ताली बजाता है। सुहानी उसे मुस्कुराते हुए देखती है। द्रांश अब सुहानी की ओर गिफ्ट देता है। सुहानी उसे खोलती है तो वो द्रांश को कन्फ्यूज्ड होकर देखती है। उसमें हल्दी थी। द्रांश सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें एक परफेक्ट शादी चाहिए थी जो मैं कभी नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हर विश को पूरा करूं।
इतना कहते ही वो पहले सुहास को एक गिफ्ट देता है। सुहास गिफ्ट खोलने में बिजी हो जाता है तो द्रांश सुहानी की कमर को पकड़कर खींच लेता है। सुहानी के दोनों हाथ द्रांश के सीने पर चले जाते हैं। सुहानी द्रांश की आंखों में देखती है। द्रांश हल्दी लेकर सुहानी के गाल पर लगाता है। इतना करते ही वो हल्दी सुहानी की ओर बढ़ाता है। सुहानी भी द्रांश के गाल पर हल्दी लगाती है। उधर सुहास गिफ्ट खोलता है तो उसे एक गेम मिलता है जिसे खेलना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसीलिए वो अब उसे खेलने में बिजी हो जाता है। द्रांश अब सुहानी को और एक गिफ्ट देता है। सुहानी उसे ओपन करती है तो उसमें मेहंदी थी। मेहंदी देखकर सुहानी द्रांश को देखती है। द्रांश सुहानी को चेयर पर बैठाता है और खुद घुटनों के बल बैठकर सुहानी को मेहंदी लगाने लगता है। द्रांश हर काम में एक्सपर्ट था, इसीलिए वो मेहंदी लगाना भी सीख चुका था। सुहानी तो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। सुहानी को आज बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। उसके होठों से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। द्रांश मेहंदी बनाना 10 मिनट में कंप्लीट कर देता है और 1 घंटे के लिए दोनों बातें करने लगते हैं ताकि मेहंदी सूख जाए। हर वक्त बीत भी जाता है, मेहंदी पूरी सूख जाती है, पर उसे द्रांश नहीं खोलता। द्रांश की नज़र अब सुहास पर जाती है जो खेलते खेलते सो गया था। द्रांश सुहास के लिए एक बेड निकालता है जो उसने टेबल के नीचे रखा हुआ था। वो झूले वाला बेड था। द्रांश अब सुहास को आराम से बेड पर सुला देता है। सुहास बहुत गहरी नींद में सो चुका था क्योंकि अब तक 12 बज चुके थे। द्रांश अब फिर से सुहानी को एक गिफ्ट देता है। सुहानी गिफ्ट देखकर कहती है, और क्या क्या लाकर रखा है आपने? द्रांश कोई जवाब नहीं देता। सुहानी उसे खोलकर देखती है। उसमें एक बहुत ही प्यारा सा कांच का शो पीस था जिसमें द्रांश, सुहानी और सुहास थे। ये देखकर सुहानी के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सुहानी मुस्कुराते हुए कहती है, ये कितना प्यारा है। द्रांश बस सुहानी की खुशी को देख रहा था। द्रांश कुछ देर बाद सुहानी को एक मंडप पर लेकर जाता है। इस बार कोई पंडित नहीं था। वो दोनों फिर एक बार शादी की रस्में करते हैं। जब द्रांश ने सुहानी से शादी की थी तब उसकी कोई मर्जी नहीं थी। उसने बस सुहानी की खुशी के लिए शादी की थी। लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज वो सुहानी की खुशी के लिए नहीं, बल्कि आज वो खुद सुहानी को पूरी तरह से अपना बना रहा था। द्रांश फिर एक बार सुहानी की मांग में सिंदूर भरकर उसे पूरी जिंदगी के लिए अपना बना लेता है। पहले तो सिर्फ सुहानी के लिए था, लेकिन अब वो उससे प्यार करने लगा था, जो उसे आज जाकर महसूस हुआ था। सुहानी को ये सब कुछ दोबारा होता देखकर बहुत खुशी हो रही थी। स्पेशली वो पूरी रस्मों को पूरा करके बहुत खुश थी। शादी के बाद द्रांश अब सुहास को गोद में ले लेता है और सुहानी को एक शिप में लेकर जाता है। द्रांश सुहास को एक कमरे में सुला देता है। उसे पता था अब सुहास नहीं उठने वाला था। सुहानी अब थोड़ी कंफ्यूज थी कि अब वो लोग शिप पर क्यों आए हैं। शिप पर उन तीनों के अलावा बस एक ड्राइवर था जो शिप को चला रहा था। द्रांश सुहानी को कमरे से बाहर निकालता है। सुहानी अब बाहर देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। द्रांश ने आज सिर्फ सुहानी को प्रपोज ही नहीं, शादी की हर एक रस्मों की तैयारी भी कर रखी थी। उसमें से एक थी सुहागरात। उस बार जब दोनों ने शादी की थी तब उस दिन दोनों की सुहागरात नहीं हुई थी। सुहानी को अब तो ये सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा शर्म आने लगती है। द्रांश सुहानी को खोए हुए देखकर उसके कान में कहता है, मैं तुम्हारे प्यार में कितनी बुरी तरह से डूबा हुआ हूँ, ये भी मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा। दर्द भी होगा, एहसास भी होगा और प्यार भी होगा। सुहानी का पूरा शरीर कांप उठता है। उसके पूरे शरीर में एक सिरहन दौड़ पड़ती है। अचानक से ही द्रांश सुहानी को पूल के पानी में धक्का देता है। सुहानी चिल्लाते हुए पानी में गिर जाती है। वो पानी से अपना चेहरा निकालकर हैरानी से द्रांश को देखती है। द्रांश तिरछा मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहता है, लिटिल लैम्ब माई लिटिल लैम्ब। द्रांश भी पूल पर कूदता है। उसके कूदने से सुहानी के ऊपर पानी आ जाता है। वो पानी में देखती है तो द्रांश कहीं भी उसे नहीं दिखता। द्रांश को गायब देखकर सुहानी उसे आवाज़ देती है, दंश दंश। वो बुला ही रही थी तभी अचानक से ही द्रांश उसके पैर को पकड़कर पानी के अंदर खींच लेता है। सुहानी पानी के अंदर द्रांश को देख रही थी। सुहानी को पानी के अंदर सांस लेना नहीं आता था। द्रांश सुहानी की गर्दन को पीछे से पकड़कर अपने करीब करके उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। सुहानी द्रांश के कंधे पर हाथ रख लेती है। द्रांश पानी के अंदर ही सुहानी को किस कर रहा था। सुहानी को अब प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। द्रांश सुहानी को कुछ आधे घंटे तक किस करता है, फिर उसे पानी से बाहर निकालता है, लेकिन अब भी उसका किस करना रुका नहीं था। द्रांश अब भी सुहानी को किस कर रहा था। द्रांश किस करते हुए सुहानी की साड़ी को ऊपर करता है और उसके दोनों पैरों को अपनी कमर पर बांध देता है। सुहानी पूरी तरह से भीग चुकी थी। उन दोनों ने जो हल्दी लगाई थी वो भी उस पानी में धुल चुकी थी। सुहानी की मेहंदी भी उसके हाथों से अलग हो चुकी थी। सुहानी की रेड साड़ी पूरी तरह से भीग चुकी थी। द्रांश सुहानी के होंठों को किस करने में लगा हुआ था। वो किस करते हुए ही सुहानी को पूल के साइड में ले जाता है। कुछ देर बाद द्रांश सुहानी के होंठों को छोड़ता है। सुहानी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। द्रांश सुहानी को पूल साइड में सटाकर अब उसकी गर्दन और कॉलर बोन पे किस करने लगता है। सुहानी की सांसें बस बढ़ती जा रही थी। सुहानी के हाथ अब द्रांश के बालों पर थे। वो उसके बालों को बिल्कुल नोच रही थी।
अब तो वहाँ सुहानी की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, जिससे द्रांश और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो अब सिर्फ सुहानी को किस नहीं बल्कि उसे बाइट भी कर रहा था। सुहानी की अब मदहोश कर देने वाली आवाज़ें गूंज रही थी। द्रांश बिल्कुल पागल सा हो चुका था। वो जगह जगह सुहानी को किस करके बाइट कर रहा था। सुहानी के मुंह से बस आहें सुनाई दे रही थी। आह दंश। सुहानी द्रांश को रोकने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। द्रांश के किस करने की मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पीड से थी। वो पागल हो चुका था। द्रांश सुहानी को उठाकर पूल के ऊपर बिठाता है। सुहानी गहरी सांसें लेते हुए उसे देखती है। द्रांश अब धीरे से सुहानी को वहाँ लेटाता है। सुहानी बस द्रांश को देख रही थी। द्रांश अब सुहानी के पेट पर आ जाता है। द्रांश सुहानी के पेट पर किस करने लगता है। सुहानी फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। द्रांश सुहानी के पेट से होकर नीचे जाता है और अब उसके पैर को किस करने लगता है। सुहानी की धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। द्रांश अब धीरे धीरे ऊपर जाता है। वो फिर से सुहानी के पेट पर किस करता है। उसकी नाभि को लिक करता है। सुहानी को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई आइसक्रीम हो। द्रांश फिर एक बार सुहानी को पूल के अंदर खींच लेता है। सुहानी उसके दोनों कंधों को पकड़ लेती है। द्रांश सुहानी को गले लगाकर उसकी गर्दन को लिक करता है। वो उसकी गर्दन को लिक करते हुए सुहानी के ब्लाउज के फीते को खोल देता है। उसके ऐसा करते ही सुहानी का पूरा ब्लाउज पीछे से खुल जाता है। सुहानी को भी एहसास हो चुका था। द्रांश सुहानी के पूरे नंगी पीठ पर हाथ फेरने लगता है। सुहानी द्रांश की शर्ट को मुट्ठी में कस लेती है। द्रांश अब सुहानी के कान में धीरे से कहता है, ना कोई शर्म होगी, ना कोई रुकावट होगी, जो होगा वो बेहिसाब होगा। द्रांश सुहानी से अलग होता है, फिर उसके पल्लू और उसके ब्लाउज दोनों को एक झटके में निकालकर हवा में उछाल देता है। सुहानी जल्दी से अपने सीने को हाथों से छुपा लेती है। वो खुद को छुपाने के लिए पानी में डूबने लगती है। द्रांश के देखकर उसे तुरंत बाहर निकालता है। द्रांश सुहानी के नंगे बदन को देखकर कहता है, मैंने कहा ना, कोई शर्म नहीं। इतना कहते ही वो सुहानी के हाथ को हटा देता है। सुहानी शर्म कैसे ना करे, उसे तो बस शर्म आ रही थी। वो अपनी नज़रें झुकाना चाहती थी, पर वो भी नहीं कर पा रही थी। द्रांश अपनी भी शर्ट निकाल कर फेंक देता है। शर्ट उतारते ही सुहानी को उसकी बॉडी दिखती है, जो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी। सुहानी को अब पानी के नीचे कुछ एहसास होता है, जिससे पहले तो सुहानी को अजीब लगता है, बाद में वो सिसकियाँ लेने लगती है। सुहानी की सिसकियाँ द्रांश को पागल कर रही थी। द्रांश सुहानी के जितने कपड़े थे सब कुछ उसके जिस्म से अलग कर देता है, साथ ही अपने भी। दोनों ने अब कुछ भी नहीं पहना था। द्रांश सुहानी को कॉर्नर पे ले जाकर सटा देता है। सुहानी पूरी तरह से भीगी हुई थी। वो अपनी भीगी पलकों से द्रांश को ही देख रही थी। द्रांश सुहानी की कमर पर एक हाथ रखकर दूसरे हाथ को सुहानी के गाल पर रख देता है। सुहानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। द्रांश सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, रेडी लिटिल लैम्प, मेरे स्टाइल में सुहागरात मनाने के लिए। सुहानी तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। द्रांश सुहानी की कमर को दोनों हाथों से खींच लेता है। दोनों अब एक दूसरे से सट जाते हैं। द्रांश सुहानी के पैरों को अपनी कमर में लपेट लेता है। सुहानी बिल्कुल शांत थी, पर अचानक से ही उसकी दर्द भरी चीख निकल उठती है। वो अपने नाखूनों को द्रांश के कंधे पर छुपा देती है। उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। द्रांश एक नज़र सुहानी के चेहरे को देखता है, फिर धीरे धीरे उसे प्यार करने लगता है। द्रांश ने इतने झटके से खुद को सुहानी में शामिल किया था कि सुहानी को ऐसे लगा जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। सुहानी ने अब कसकर द्रांश के कंधे को पकड़ा हुआ था। द्रांश पहले बहुत धीरे था। वो रुकता है, फिर सुहानी को देखता है। सुहानी की आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से थक गई हो। द्रांश सुहानी के गाल को रब करते हुए कहता है, लिटिल लैम्प, दिस इज़ अवर रियल वेडिंग नाइट। द्रांश पानी लेकर सुहानी की गर्दन पर डालने लगता है। सुहानी की आंखें तो अब से ही बंद होने लगी थी। द्रांश अब सुहानी को पूल के ऊपर लिटा देता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है। द्रांश अब फिर एक बार सुहानी को अपनी आगोश में भर लेता है। सुहानी इस बार भी बिल्कुल चीख उठी थी। द्रांश सुहानी को जी भरकर प्यार करने लगता है। वो सुहानी को पूरी तरह से अपनी आगोश में भरते जा रहा था। सुहानी की सिसकियां उस पूरी जगह पर गूंज रही थी। सुहानी के नाखून दंश की पीठ को छुपो रहे थे, लेकिन दंश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खुद सुहानी में पूरी तरह से खोया हुआ था। सुहानी को दर्द भी हो रहा था, एहसास भी हो रहा था और प्यार भी हो रहा था। पहले वही द्रांश को ये सब करने के लिए मनाया करती थी। भले वो जानबूझकर नहीं था, पर फिर भी वही उसे सिड्यूस करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज द्रांश अपने पर आ गया था। जो रूप उसने सुहानी को आज से पहले कभी नहीं दिखाया, आज वो उसे दिखा रहा था। वो जिस पर्सनैलिटी में जीता था, आज उसी पर्सनैलिटी को दिखा रहा था। द्रांश जिस तरह र्यूड था, आज उसकी पूरी र्यूडनेस दिख रही थी। सुहानी को जितना दर्द हो रहा था, उतना अच्छा भी लग रहा था। द्रांश सुहानी के चेहरे को देखता है, जो बंद था, और उसकी सिसकियां रुक ही नहीं रही थी। द्रांश सुहानी के गाल को सहलाता है और फुल स्पीड के साथ सुहानी को प्यार करने लगता है। सुहानी की सिसकियां भी बढ़ चुकी थी। ये सिलसिला सिर्फ पूरी रात ही नहीं रहता। जब चारों तरफ का अंधेरा खत्म हो जाता है तो द्रांश सुहानी को उठाकर रूम में लेकर जाता है। सुहान जहाँ सोया हुआ था, उस रूम के बगल में भी एक रूम था।
वहीं पर द्रांश सुहानी को ले जाता है। कमरे में भी दोनों के प्यार का सिलसिला चलता रहता है। सुहानी तो पूरी तरह से थक चुकी थी, पर द्रांश उसे छोड़ ही नहीं रहा था। द्रांश उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। सुहानी का हाल बेहाल हो चुका था। उसे समझ आ चुका था कि आज उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। वो ना उठ सकती थी और ना ही चलने की कोशिश कर सकती थी। इधर सुहांश उठ जाता है। वो उठकर बैठ जाता है। सुहांश कमरे के चारों ओर देखता है, जहाँ कोई भी नहीं था। उसे कमरा भी बहुत ही अनजाना सा लगता है। वो बेड से उठकर नीचे उतरता है और सबसे पहले तो दरवाज़ा खोलता है। वो सामने देखता है तो वहाँ भी कोई नहीं दिखता। सुहांश को समझ नहीं आता कि ये जगह कौन सी है और उसके मम्मा पापा कहाँ गए। कुछ सोचते हुए वो वॉशरूम में चला जाता है और ब्रश करने लगता है। सुहानी ने ऐसी उसे आदत करवा दिया था कि वो खुद से ब्रश करता था। सुहांश ब्रश करने के बाद फिर से बेड पर जाता है और द्रांश का दिया हुआ कल का गेम खेलने लगता है। वहाँ टेबल पर उसके खाने का भी जुगाड़ था। वो खाते खाते अब गेम खेलने में लगा हुआ था। उसे कोई फिक्र नहीं थी कि उसके मम्मा पापा कहाँ गए हुए हैं। बस उसे ये विश्वास था कि उसके मम्मा पापा जहाँ भी गए हैं वो लौटकर ज़रूर आएंगे। देखते ही देखते 12 बज चुके थे। सुहांश अब गेम खेलते खेलते बोर हो चुका था। वो अब फिर से दरवाजे की ओर देखता है। कुछ सोचते हुए सुहांश उठकर बाहर निकलता है। वो पूल के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। उसमें इतना दिमाग तो था कि वो पानी में ना कूदे, वरना उसे कोई बचाने वाला नहीं था। उसे पानी में तैरता हुआ द्रांश और सुहानी के कपड़े दिख रहे थे। सुहांश कंफ्यूज होकर खुद से कहता है, मॉम डैड रात को कपड़े धो रहे थे और उन्होंने सुखाए भी नहीं, कपड़े पानी में छोड़ दिए। इतना कहते ही वो अब साइड में जाता है, जहाँ द्रांश और सुहानी के कपड़े तैरते हुए साइड में आ गए थे। वो उन कपड़ों को उठाता है और साइड में फैलाकर रख देता है। वहाँ कहीं भी लटकाने वाला नहीं था। सुहांश ने ये देखा था कि उसकी मॉम कभी कभी नीचे भी कपड़े सुखा लिया करती थी, इसीलिए उसने भी बिल्कुल अच्छी तरह से उसे सुखाने के लिए रख दिया। अब सुहांश थोड़ा बोर हो रहा था, इसीलिए अब फिर से अपने कमरे में जाने का तय करता है। वो कमरे की ओर बढ़ता ही है कि तभी अचानक उसकी नज़र दूसरे कमरे में पड़ती है, जो बंद था। सुहांश अब उस दरवाजे पर हाथ मारते हुए दोनों को बुलाता है, मॉम डैड। अंदर सुहानी जैसे ही सुहांश की आवाज़ सुनती है तो वो द्रांश को अपनी बहुत ही धीमी और थकावट भरी आवाज़ में कहती है, द्रांश। सुहांश सुहांश जो अब तक सुहानी में पूरी तरह से खोया हुआ था, वो एकदम से रुक जाता है। वो एक नज़र बाहर देखता है, फिर कुछ सोचते हुए टेबल से फ़ोन लेकर नीचे ड्राइवर को कॉल करता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो फ़ोन साइड में रख देता है। सुहानी उससे कहती है, द्रांश अब छोड़िए भी, सुहांश अकेले हो जाएंगे। द्रांश सुहानी के दोनों पैरों को अपनी कमर से लपेट लेता है और झुककर से कहता है, अभी तो मैंने शुरुआत की है लिटिल लैम्प। सुहानी के मुंह से एकदम से आह निकल जाती है। द्रांश उसके होंठों को अपने कब्जे में लेता है। वहीं शिप चलाने वाला इंसान ऊपर आकर सुहांश को अपने साथ लेकर जाता है। वो सुहांश को शिप चलाना सिखाने लगता है। सुहांश बहुत ही इंटरेस्ट के साथ वो सब देख रहा था और उसे बहुत मज़ा भी आ रहा था। शाम के करीब 6 बज रहे थे। द्रांश सुहानी के चेहरे को बहुत ही गौर से देख रहा था। सुहानी के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितनी ज़्यादा थकी हुई है। उसी थकावट की वजह से वो बहुत ही गहरी नींद में थी। द्रांश सुहानी के चेहरे से बालों को हटाता है और उसके चेहरे को छूते हुए स्माइल करता है। उसकी ये स्माइल बिल्कुल रियल स्माइल थी, जिसे देखना किसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल था। द्रांश कुछ मिनट तक स्माइल करता है, फिर उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाता है। दोनों अब तक उसी हालत में थे। बेड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अगर कोई इस वक्त उस बेड को देखता तो सदमे में चला जाता। सुहानी के पूरे गाल, गर्दन और हर जगह लाल लाल दिख रहा था। द्रांश ने आज उसे अपने तरीके का प्यार दिखाया था, तो ये तो होना ही था। द्रांश का फ़ोन भी टूटा हुआ था, क्योंकि इस बार बार फ़ोन आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, इसीलिए ही उसने फ़ोन को ही पटक दिया। द्रांश सुहानी के ऊपर से चादर हटाता है। चादर हटाते ही उसे अपने दिए गए निशान बहुत अच्छे से दिख रहे थे। उसे वो सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। द्रांश खुद उठकर पहले तो अपनी पैंट पहनता है, फिर सुहानी को उठाकर वॉशरूम लेकर जाता है। वो उसे हल्के गर्म पानी भरे टब में उसे लिटा देता है। सुहानी इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, इसीलिए उसे कुछ पता ही नहीं चलता। वो उसी तरह से गहरी नींद में थी। वहीं दूसरी ओर रुद्र सुहांश को गोद में लिए हुए था। द्रांश ने रुद्र को मैसेज करके बुला लिया था। उसने मैसेज में यही लिखा था कि वो सुहानी के साथ सुहागरात मनाने में बिजी है, तो सुहांश अकेला बोर हो रहा है। रुद्र ने जब मैसेज पढ़ा था तो पहले तो मैसेज देखकर रुद्र की भौहें चढ़ गईं। उसे तो ऐसा लगा जैसे द्रांश उसे ऐसा मैसेज करके चिढ़ा रहा है, क्योंकि रुद्र तो अब आव्या के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। वो 3 महीने तक तो आव्या के करीब जाने के बारे में सोच तक नहीं सकता। सुहांश ज़्यादातर रुद्र को देख नहीं पाता था। आज वो बहुत ही गौर से रुद्र को सामने से देख रहा था। रुद्र और द्रांश में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं था, बस उन दोनों की आंखें अलग थीं। सुहांश रुद्र की आंखों में उंगली करने की कोशिश करता है। रुद्र तुरंत उसके हाथ को पकड़कर घूरने लगता है। रुद्र सुहांश को घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें आइडिया है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें अकेले क्यों छोड़ दिया? सुहांश ना में सिर हिलाता है, क्योंकि द्रांश और सुहानी उसे ऐसे छोड़कर कहीं गए नहीं थे। जब द्रांश एक्टिंग कर रहा था तब बस सुहानी उसके पास थी, तब सुहांश आव्या के पास रहा करता था।
पर उसके बाद से सब कुछ ठीक हो चुका था। रुद्र सुहांश को नाम में सिर हिलाते हुए देखकर कहता है, तुम बस बड़े हो जाओ, फिर तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि तुम्हारे डैड इस वक्त क्या कर रहे हैं। सुहांश सोचते हुए कहता है, अगर मुझे बड़ा होकर ही ये समझ आएगा तो आपने क्यों पूछा कि मेरे डैड क्या कर रहे हैं? आप कितने बुद्धू हैं। सुहांश के मुंह से खुद के लिए बुद्धू सुनकर रुद्र उसे घूर कर देखता है। सुहांश बोल तो पाता था, लेकिन अब भी वो इतना स्पष्ट आवाज में नहीं बोलता था। उसकी आवाज़ थोड़ी सी तोतली थी। आज तक रुद्र को किसी ने बुद्धू नहीं कहा था, लेकिन आज उसके भाई के बेटे ने ही उसे बुद्धू कह दिया। रुद्र उसे उसी तरह से घूरते हुए कहता है, मैं बुद्धू, तुम बुद्धू हो, इसीलिए तो तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड ने अकेला छोड़ दिया। सुहांश ये सुनकर रुद्र को घूरने लगता है। तभी उसे रुद्र घूरते जा रहा था। जब जब वो कुछ कह रहा था तब तब रुद्र उसे घूर रहा था, इसीलिए सुहांश भी उसी की एक्टिंग करते हुए उसे घूर रहा था। रुद्र उसे ऐसे देखकर कहता है, ज़्यादा मेरी एक्टिंग मत करो पिद्दी से बच्चे। सुहांश अब रुद्र के गाल को खींचने लगता है। उसे ये वर्ड बहुत अजीब लगा था। सुहांश रुद्र के गाल और बालों को खींचने लगता है। रुद्र उसके हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर कहाँ वो ऐसा कर पा रहा था। अगर रुद्र अपने बालों से उसका हाथ हटाता तो सुहांश उसके कान को खींचने लगता, वहाँ से हटाता तो कहीं उसकी नाक और गाल खींचने लगता। रुद्र थोड़ा परेशान हो चुका था। रुद्र उससे कहता है, अरे छोड़ दे भाई, चॉकलेट खिलाऊंगा। सुहांश जल्दी से कहता है, मुझे मॉम का दूध चाहिए, मॉम का दूध ला कर दो। सुहांश ये सब बोलते हुए लगातार रुद्र को खींच रहा था। उसने रुद्र की गालों को खींच खींच कर लाल कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र ने ब्लश लगाया हो। रुद्र को अब समझ आ चुका था कि सुहांश को बातों में उलझाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो सुहांश को पानी के पास लेकर जाता है। रुद्र उसी शिप में था। वो सुहांश को लेकर टर्बो बोट में जाता है। वो जैसे ही सुहांश को वहाँ बैठाता है तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है। रुद्र भी वहाँ बैठता है। उसने सुहांश को आगे बैठा कर रखा था। रुद्र उसे स्टार्ट करता है। सुहांश तो ऐसे सीरियस हो रहा था जैसे वो खुद चला रहा हो, पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। रुद्र ने भी बहुत वक्त से वाटर राइड नहीं किया था, इसीलिए वो भी राइडिंग में फोकस करता है। फिर एक बार सुहांश का ध्यान भटक जाता है और वो रुद्र के साथ वाटर राइड को एंजॉय करने लगता है। मुंबई। काव्या धारा के पास बैठी हुई थी। जब से काव्या को धारा की कुर्बानी के बारे में पता चला था, काव्या का दिल चाहता था कि वो धारा को रोज़ थैंक यू कहे, पर रोज़ थैंक यू कहना भी बहुत ही मुश्किल काम था। काव्या बातों ही बातों में धारा से कहती है, धारा क्यों ना आप दूसरे बेबी के लिए ट्राई करो। धारा ये सुनकर काव्या को देखती है। उसने इसके बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं था। वो तो अब इस बात से ही डर गई थी कि अगर उसका दूसरा बच्चा भी नहीं रहा तो वो क्या करेगी। वो तो पूरे सदमे में ही चली जाएगी। उसी वक्त प्रन्या भी आ पहुंचती है। उसके पीछे अवन्या भी उसका आंचल पकड़े आ रही थी। अवन्या इस वक्त रो रही थी। प्रन्या काव्या और धारा को बाउल देती है। प्लेट में फ्रूट कस्टर्ड था। वो दोनों को देते हुए कहती है, ये लीजिए और जल्दी टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। प्रन्या बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी दोनों का जवाब जानने के लिए। धारा और काव्या दोनों टेस्ट करती हैं। काव्या खाते ही अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, ये क्या बनाया है, एकदम बेकार लग रहा है। काव्या की बात सुनकर प्रन्या का खिला हुआ चेहरा उतर जाता है। प्रन्या के मुँह को देखकर धारा भी टेस्ट करती है। उसके मुँह से एकदम से निकलता है, यम, यमी। प्रन्या धारा को देखती है, फिर काव्या को। काव्या एकदम से हंसते हुए कहती है, मजाक कर रही थी, बुरा मत मानना, आपका बनाया कुछ बुरा हो सकता है क्या। प्रन्या काव्या से कहती है, पोयम मम्मा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आप भी आपके बेटे की तरह मुझे डराते रहते हैं। काव्या हंसते हुए कहती है, मैं अपने बेटे की तरह नहीं, मेरा बेटा मेरी तरह आपको डराता रहता है। काव्या प्रन्या के पीछे खड़ी पल्लू को पकड़े अवन्या को देखकर कहती है, ये एंजल अपने गाने को क्यों चालू करके रखे हुए है। प्रन्या पीछे मुड़कर अवन्या को देखती है। प्रन्या को अवन्या की रोने की आवाज़ सुनने की आदत हो चुकी थी, इसीलिए उसे कभी कभी याद ही नहीं रहता कि अवन्या रो रही है। प्रन्या अवन्या को रोते हुए देखकर उसे उठाकर गोदी कर लेती है। गोदी करके वो उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, इसका क्या, इसे तो बस रोने का बहाना चाहिए। मैं जब कस्टर्ड बना रही थी तब इसे एक अनार पकड़ने के लिए दिया था। जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी तो मैंने ले लिया, मैंने अनार लिया, इसीलिए ये रोने लगी। काव्या एंजल की हरकत को सुनकर मुस्कुराने लगती है। उसकी हर एक हरकतें ही ऐसी होती थी कि किसी के भी होठों पर मुस्कुराहट ला दे। काव्या को अब याद आता है कि वो धारा से कुछ कह रही थी। काव्या प्रन्या को भी बैठने का इशारा करते हुए कहती है, आप भी बैठिए, मुझे आपसे भी कुछ कहना है। प्रन्या धारा की साइड में बैठ जाती है। धारा उसे थोड़ी जगह दे देती है। प्रन्या अपनी एंजल के आंसुओं को पोंछते हुए काव्या को देखती है। काव्या दोनों को देखते हुए कहती है, मैं ये कह रही थी कि आप दोनों भी और एक बच्चे की प्लानिंग कीजिए। प्रन्या तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहती है,
ना ना पोयम मम्मा, अगर साजन को गलती से भी इसके बारे में पता चला तो बहुत डांटेंगे। आपको क्या पता, पहली बार भी मैं गलती से प्रेग्नेंट हुई थी और अब तो साजन सब कुछ बहुत सेफली करते हैं इस वजह से, ताकि मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं। प्रज्ञा फटाफट सब कुछ बोल देती है। वहीं धारा तो खुद शर्मा रही थी। प्रज्ञा जैसी बोलती वो कुछ भी सबके सामने बोलती थी, हालांकि वो बाद में सोचती भी थी। धारा का तो अपना ही चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। प्रज्ञा फाइनल करते हुए कहती है, इसी नौटंकी को संभाल लूं, यही मेरे लिए बहुत है। इतना कहते ही वो अपनी एंजल की ओर इशारा करती है, जो इस वक्त प्रज्ञा के मंगलसूत्र से खेल रही थी। काव्या थोड़ी सी उदास हो जाती है, क्योंकि वो तो चाहती ही थी कि एक लड़का बच्चा उनका हो, मतलब उनका भी एक पोता हो। काव्या अब उम्मीद भरी नज़रों से धारा को देखती है। धारा धीरे से कहती है, मैं एक बार ध्रुवंश से बात करके देखती हूँ, वो अगर माना तो मैं सोचूंगी। काव्या को प्रज्ञा भी उदास होता हुआ देख रही थी, इसीलिए वो भी कहती है, हाँ मैं भी एक बार पूछ लूँगी, अगर उन्होंने हाँ किया फिर तो ठीक है। काव्या को अब एक उम्मीद नजर आती है। काव्या उन दोनों को ओके कहती है। कुछ देर बाद ध्रुवंश कमरे में आता है। वो इस वक्त माफिया वर्ल्ड छोड़ चुका था, तो उसके लिए अब अपना ऑफिस संभालना ही काम था। वो आते साथ ही काव्या और प्रज्ञा को कमरे में देखता है तो उनसे कहता है, क्या बात है, यहाँ तो महिला मंडल चालू है। वो कहते हुए सबके पास आ जाता है। ध्रुवंश एंजल को देखकर उसके गाल को धीरे से खींचते हुए कहता है, क्यूटी क्यूटी एंजल। ध्रुवंश की नज़र इधर से उधर जा रही थी। वो धारा को देखकर कहता है, रंध्र कहाँ है। धारा जवाब में कहती है, डैड उसे कहीं लेकर गए हैं। काव्या और प्रज्ञा अब उस जगह से उठकर कहते हैं, ठीक है हम दोनों चलते हैं। प्रज्ञा ध्रुवंश से कहती है, देवर साहब एक बार कस्टर्ड ट्राई करके बताना कैसा बना है। काव्या और प्रज्ञा वहाँ से जाते हैं। उनके जाते ही ध्रुवंश एक चम्मच लेकर खाता है, फिर धारा को देखकर पूछता है, मम्मा और भाभी यहाँ क्या कर रही थी। धारा जवाब में कहती है, ऐसे ही। ध्रुवंश धारा के पल्लू से अपना चेहरा पोंछते हुए कहता है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहते ही वो जाने लगता है। धारा एक नज़र अपना पल्लू देखती है, फिर मुस्कुरा उठती है। धारा ने देखा था कि ध्रुवंश श्रेष्ठा के साथ भी ऐसा ही करता था, और अब धारा के साथ भी। वो ज़्यादा पसीना होता था तो पल्लू से पोछा करता था। ध्रुवंश जा ही रहा था, तभी धारा काव्या की बात याद करते हुए ध्रुवंश को आवाज़ देती है, ध्रुवंश। ध्रुवंश तुरंत पलटकर कहता है, हाँ। धारा हिचकिचाती है, उससे बोला ही नहीं जा रहा था। धारा बोल ही नहीं पाती। वो कहती है, कुछ नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ। ध्रुवंश कन्फ्यूज्ड होकर उसे देखता है, फिर कुछ सोचते हुए वॉशरूम में चला जाता है। टू बी कंटिन्यूड।